वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ऐसा है तैयबा, पहली तो बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से ग्रुप में हैं व्हाट्सएप के, क्योंकि मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे यही नहीं पता कि आप कौन से ग्रुप में हैं और कौन से ग्रुप में आप नहीं हैं। आप एनेस्थीसिया नॉलेज ग्रुप में कौन से नंबर ग्रुप में हैं? अच्छा, मैं 2 दिन बिजी था और थोड़ा सा एक और भी मुझे मसला हुआ है, मुझे ना यूवीआइटिस हुआ है, तो मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन आई विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। अच्छा ऐसा है कि जो आज जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना वो एड्रीनल ग्लैंड है। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड में आपके ख्याल से क्या कुछ पढ़ना चाहिए हम लोगों को? क्या व्हाट डू, अगर आपको एड्रीनल ग्लैंड का टॉपिक दिमाग में आए तो व्हाट आर द थिंग्स टू डू? जी आसिम भाई, आप ही बता दें। जी सर, इसमें बेसिकली तो मेड्यूला और उसमें दो में डिवाइड है ना, इसमें कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टिकल जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके जो डिसफंक्शन है, और जो मेड्यूला के बेसिकली ये दो ही है जो मेन कंसर्न है। ठीक है। और अच्छा, नहीं तो इसको मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट करें। इसमें जो इनर मेड्यूला होता है और आउटर कॉर्टेक्स होता है, इसमें एड्रेनलिन ग्लैंड ये सुप्रारीनल होते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में होते हैं। और जो मेड्यूला है वो बेसिकली अमाइन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन एंड डोपामीन। और कॉर्टेक्स जो है वो फिर उसमें तीन में डिवाइड है, आउटर टू इनर जीएफआर से फार्मूला से है। ग्लोमेरुलस जोना ग्लोमेरुलसा है, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, जो एंडोस्टेरोन है। और फिर जो है फेसिकुलेटा है, जोना फेसिकुलेटा, वो कॉर्टिजोल सिक्रीट करता है। और जो रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस, वो जो है वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर तैयबा आप क्या कह रही थी? सर सबसे पहले तो वही बिल्कुल सही बताया डॉक्टर आसिम ने। एनाटॉमी ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड हमें पता होनी चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई हमें तो थोड़ी सी पता हो, और फिर फिजियोलॉजी, वो जो फंक्शनल एनाटॉमी जैसे इन्होंने बता दी, और उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द ग्लैंड के जो कि वो सारे जितने भी हार्मोन्स देता है, फिर उनकी डेफिशिएंसीज और एक्सेस, और फिर एनेस्थीसिया कंसर्न्स हमारे। जी, उसको थोड़ा सा अगर और पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो एक इसके अंदर एंडोक्राइन चीजें होती हैं और एक इसके अंदर ऑटोनॉमिक चीजें होती हैं। मतलब लाइक कि इसको आप इस तरह भी अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्टेक्स वाली हैं उनके अंदर जो मतलब बेसिकली जो हमारे एनेस्थीसिया में है, वो जाहिर बात है जो एंड्रोजन्स का बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना ज़्यादा रोल नहीं है। हमारे लिए हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो आपकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ठीक है, तो एक तो हमारा वो ओपिमेडोला के। हाँ जी, दूसरी दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारा, अगर हम वहां से शुरू करें थोड़ा सा, जो क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा से उसका डायरेक्टली लिंक है, तो जो मेडला होता है, मेडला के अंदर क्या हो रहा होता है? सर मेडला के अंदर बेसिकली हमारे अमाइंस हैं जो कि बन रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर आसिम ने भी बताया। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो एड्रीनालीन बनता है इसमें, और फिर इसके साथ नॉर एड्रीनालीन और डोपामीन भी है। इसके साथ साथ अदर्स भी हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रोमोग्रानिन ए है आई गेस, और एसिटाइलकोलिन। तो इसका पाथवे होता है टायरोसिन, इसका सबस्ट्रेट है जिससे ये बनना शुरू होती है। सबसे पहले डोपामीन बनता है, फिर नॉर एड्रीनालीन, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द एड्रीनालीन, जो कि सबसे ज्यादा होता है इसमें। और फिर वो डिफरेंट रिसेप्टर्स भी एक्ट करता है, जो कि अल्फा है और बीटा है। सबसे ज्यादा रिलीज कौन सी होती है? एड्रीनालीन। एड्रीनालीन। जो वो कन्वर्शन नॉर एड्रीनालीन का क्या चक्कर होता है? सर डोपामीन से नॉर एड बनती है ना, और फिर नॉर एड से एड्रीनालीन बनती है। ठीक है, नहीं क्योंकि अच्छा यहाँ पर अगर जो पोस्ट एनेप्टिक, ये बेसिकली पोस्ट एनेप्टिक गैंग्लियन होते हैं यहाँ पे, राइट?
जी। और यहाँ पर कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? क्योंकि ये एमसीक्यू में वैसे तो ये आपके लिए नहीं है डायरेक्टली, लेकिन एमसीक्यू एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट गैंग्लिया होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं? नहीं। एनीवन? मेरा ख्याल है कि सिर्फ सिंथेटिक होते हैं। ये असल में ये चीजें भूल जाती हैं, इनको अगर ना रिवाइज करें। अगर किसी को पता है तो काइंडली बता दें। यहाँ पे ऑटोनॉमिक जो सिस्टम का है कंट्रोल, वो यहाँ पर क्या है एड्रिनल ग्लैंड में, मेडुला में। जमील आप अगर ऐड करना चाहते हो तो। चलिए एनीवेज हम इसको बाद में आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका जो इसके अंदर जो डिजीजेज हैं कॉमन जो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? सर सबसे पहले तो हमें जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से शुरू कर लेते हैं। उसमें एक प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी को हम कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की वजह से होती है। और इसमें और सेकेंडरी में डिफरेंस ये होता है कि इसमें रेनिन कम होता है, जब इसमें रेनिन ज्यादा होता था क्या कम? एक सेकंड पहले, अगर आप उसको भूल रहे हैं ना तो तरतीब में आ जाए। प्राइमरी के अंदर प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर है ना, ठीक है। हाँ जी। से ही कोई तो एड्रिनल रेनिन इसमें रेनिन ज्यादा होता है, रेनिन उसमें कम होता है जिसमें कम होगा। इसमें रेनिन कम होगा और रेशियो बड़ी होगी। ओके। रेशियो और एक किसकी बड़ी हुई सेकेंडरी होगी? हाइपर रेशियो ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये बात। बहरहाल ये कि बेसिकली देखें, ये आमतौर पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगी ना इस चीज इसके अंदर, कि इसके अंदर एनेस्थीसिया के मतलब एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या, जैसे अगर यही यही अगला क्वेश्चन यही है कि ये पेशेंट, अगर एक पेशेंट को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आप देखेंगे या कौन कौन सी चीजें आप देखेंगे? सर एक तो ये पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया के साथ होते हैं, फ्लूइड रिटेंशन के साथ होते हैं, हाइपोकैलेमिया होता है इन पेशेंट्स में। तो एक तो ये हमारी एनेस्थीसिया कंसर्न इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक पैनल हो गया। हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या होगा? कार्डियक इफेक्ट होगा और पेरिफेरल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। और सर साथ हमारे नॉन डिपोलाइजर जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उन पे भी इफेक्ट होगा, उनका एक्शन प्रोलॉन्ग होगा। और एक ये हो गया। और मेटाबॉलिक, अगर ये भी चीज में देखें तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी होती है इन पेशेंट्स में, तो वो भी हमारा कंसर्न होगा। पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं ये। अल्कलोसिस होगा तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? अल्कलोसिस होगा तो मतलब देखिए, ये अब आपको लिंक करना है चीजों को ना, क्योंकि अगर आपका ये लिंक हो गया तो आपसे अगर कोई वाइवे में भी पूछता है तो भी आपको पता होगा। अगर एमसीक्यूज आते हैं, प्रॉब्लम यही होती है ना कि लोग रट्टा मारते हैं कि एड्रीनल कॉन्स के अंदर ये है जी, पोटेशियम ज्यादा है। अगर आप उसको तरतीब से एक दफा समझ लें कि ये चीजें आपस में तरतीब, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम को रिटेन कर रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है। जब पोटेशियम और हाइड्रोजन फ्रेंड्स है, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर फ्रेंड्स, जब पोटेशियम कम हो गया तो हाइड्रोजन भी कम हो गया, तो एल्कोलोसिस हो गया, ठीक है। जब एल्कोलोसिस हो गया है तो अब एल्कोलोसिस के बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? सर टेटनी होगी सर पेशेंट को। टेटनी क्यों होगी? हाइपोकैल्सीमिया सर हाइपोकैल्सीमिया होगा ना सर, सेकेंडरी टू एल्कोलोसिस। आयोडाइज्ड कैल्शियम कम हो जाएगा ना जी सर, कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज विल बी डिक्रीज, दैट वुड लीड टू हाइपोकैल्सीमिया एंड अच्छा, टेटनी। क्या अब यहाँ पर ही कर लें, इसी को ही कर लें कि हाइपोकैल्सीमिया को क्लिनिकली कैसे पिक किया जाता है? सर कार्पोपिडियल स्पैज्म से। ऐसा करो एक मिनट राबिया, आपने ना जो हाइपर है ना वो आपने बताना है। हाइपो इनको ये सॉरी जो दूसरा जो है ना आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला पोर्शन मैं आपसे पूछूंगा, आप बता दो कौन मुकम्मल करने दो जी। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? सर हाइपोकैल्सीमिया में तो अभी हमें पेरिस्थीजियाज मिल सकते हैं, कार्पोपिडियल स्पैज्म मिल सकता है, मसल क्रैम्प्स मिलेंगे पेशेंट में,
और टेटनी मिल सकती है। वो एक जो इसका ट्रोजियस साइन होता है और जी च्वेस्टिक साइन जो कि साइन होता है, च्वेस्टिक साइन होता है और एक वो होता है, ठीक है। और जब हाइपरनेट्रीमिया होगा तो उसके साथ क्या होगा और क्या क्लिनिकल सिम्टम? हाइपरटेंशन होगी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जब भी पोटेशियम सोडियम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, इसका मतलब लाइक है कि ये हमारे हैं। तो एल्कोलोसिस के, अब ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग चेक जो एमसीक्यूज वाले लोग हैं वो इसको आगे कर लें कि एल्कोलोसिस जो ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जो हमारे एनेस्थीसिया इंटरेस्ट की जो ड्रग्स हैं उनका एल्कोलोसिस की वजह से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप कर लें। ये भी इसको पॉइंट्स कोई बीच में ही हमें गूगल करके बता दे क्या एल्कोलोसिस का हमारी एनेस्थीसिया। कुछ चीजें तो आइडिया है, कुछ चीजें देखें ना, वो इफेक्ट आपका पोटेशियम और हाइड्रोजन तो आप ज़हन में रखें ना, ठीक है। इसके अलावा जो और अगर प्रोटीन बाइंडिंग पे क्या इफेक्ट होता है, जैसे मुझे एक बात बताएं, जब इंडक्शन करते हैं एनेस्थीसिया की तो उस वक्त कहा जाता है ना कि हाइपर वेंटिलेट करें। तो हाइपर वेंटिलेट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उस टाइम पे? सर वो तो इनहेलेशनल अपटेक बढ़ती है आपकी, और ये वो तो आप उस पे रख लेना इनहेलेशनल एजेंट्स पे। और भी इसका थायापेंटोन के रेफरेंस से भी कहा जाता था ना, वो फ्री प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाती है तो फ्री ड्रग ज्यादा हो जाती है। ठीक। इस पे कोई और कमेंट करना चाहता है इस बात पे, इस पॉइंट पे कोई और कमेंट करना चाहता है तो प्लीज बता दें। राबिया आपको याद है ये पॉइंट? जी सर, वो पीकेआई वाले अभी इफेक्ट इसमें आएगा ना, जितनी भी बेसिक ड्रग हैं जो जब वो थोड़ा सा अल्कोलोसिस होगी तो उसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है ना वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ठीक है, ये इसका कौन सी दवाई होगी आप प्रैक्टिकल बताओ ना। थायोपेंटोल भी है। हाँ बेसिक ड्रग है ना वो। जी ओपियाइड्स हैं, ओपियाइड्स की भी जितनी भी पीके है वो भी मोस्टली 7 चंद के अलावा 7 से ऊपर ही है। लेकिन ये मेरे ख्याल से थायोपेंटोन पे इसका क्लिनिकल इफेक्ट ज्यादा थायोपेंटोन पे है, ठीक है ना। ये प्लीज माइक अपने म्यूट कर दें सब लोग, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा अब इसका आमतौर पे हमें कैसे पता चलता है ये आमतौर पे ये पेशेंट कभी आइसोलेटेड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बिकॉज ऑफ कोन सिंड्रोम हमारी प्रैक्टिस में आमतौर पे कम ही होता है, राइट जी। या ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको आइडिया होना चाहिए और इसका लिंक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये था हाइपर, इसका हाइपो क्या होता है? एडिसन डिजीज। एडिसन्स डिजीज में तो सारे कम नहीं हो जाते? इसका कोई सारे specific कम नहीं होते होता? हैं। अच्छा एक मिनट, इसका स्पेसिफिक कोई नहीं है। एक मिनट, आपने इसका सेकेंडरी बताना था। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी में क्या रिलीज हो रहा होगा? सर सेकेंडरी तो ड्यू टू इंक्रीज रेनिन की वजह से होता है ना, वो रेनिन ज्यादा होता है उसमें और उसमें फिर एल्डोस्टेरोन फिर ज्यादा होता है और काम सारे वही होते हैं जो प्राइमरी में हो रहे होते हैं। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ रेनिन का होता है। ठीक है, ये इसमें अभी मैंने इसको चेक किया है। कंफर्मेशन इन मेनी केसेस मे बी मेड बाय मेजरिंग प्लाज्मा और यूरिनरी एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन लेवल्स एंड द रेशियो ऑफ दीस टू हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा जनाब, सर इसके एनेस्थीसिया कंसर्न्स कर लेते हैं इसके जो मुझे एनेस्थीसिया जरा जी मुश्किल लगते हैं। जी इसमें क्या आपके ख्याल से होना चाहिए? देखिए ना, जो हाइपोकैलेमिया के होंगे इफेक्ट्स वो हो जाएंगे, कार्डिक डिप्रेशन होगा, हाइपोकैलेमिया। अच्छा हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जी बताएं। जी सर हाइपोकैलेमिया में जो है सर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलता है सर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइट मिलता है बाज दफा नॉर्मल मिलता है। साथ में सर हाइपोकैलेमिया में यू वेव मिलती है एंड बाज दफा पेशेंट्स जो है यूजुअली प्रेजेंटेड विद टैकीएरिथमियास, हाइपोकैलेमिया पेशेंट्स। ठीक है, ठीक।
अच्छा ये ना आप इसका ये भी आंसर कर सकते हैं कि ये लेवल्स यू वेव भी और टी वेव की जो ना फ्लैटनिंग शुरू हो जाती है, फ्लैट होती है जी, टी जितनी वेव ज्यादा फ्लैट हो जाती है हाइपोकैलेमिया होगी इसमें, उतनी ज्यादा फ्लैट होती जाएगी वो। बिल्कुल। लेवल्स जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है ना। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक ये हाइपोकैलेमिया हो गया, उसकी वजह से कार्डिक प्रॉब्लम हो गई। हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स हो गए। एल्कोलोसिस, इफेक्ट्स ऑफ एल्कोलोसिस। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग पे क्या इफेक्ट होता है एल्कोलोसिस से? सर वो तो हाइपोकैलेमिया का होता है, वो प्रोलॉन्ग करती है, न्यूरोमस्कुलर जो नॉन डिपोलाइजर है उसके इफेक्ट को। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि जनरलाइज्ड एल्कोलोसिस के बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं? देखे ना, जब भी अल्कोलोसिस होगा सेरेब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी? वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, सेरेब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में भी इफेक्ट होगा, कम होगी जी। तो वो लेकिन वो तो सर एसिडोसिस जो एल्कोलोसिस दोनों में एसिडोसिस ही पे इफेक्ट डिप्रेस हो पड़ेगा, जाएगा कार्डिक पे एसिडोसिस पे जो है ना उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम होती ज्यादा है। वुड। हाँ अल्कोलोसिस पे इतनी नहीं होगी। अल्कोलोसिस के न्यूरोलॉजिकल साइंस आती हैं ज्यादा हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, या फिर ये है कि हाइपोकैलेमिया की वजह से कंडक्शन जो है ना नॉर्मेलिटी जो है ना वो आ सकती है। ठीक है। ठीक, राबिया आप ना उसके लिए रेडी रहो, ये जो कुशिंग गाइड है ना वो आपने बताना है, ठीक है। जी सर। अच्छा ये मतलब लाइक है कि देखें आप चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं, लिंक अप करके करेंगे तो आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? सर, और इसके अलावा बीएसएल का लिखा था मैंने पढ़ा के ब्लड ग्लूकोज भी पेरी ऑपरेटिवली आप चेक करते रहे हैं इसकी। अब अगर मैं सोचूं तो एल्डोस्टेरोनिज्म का ताल्लुक ग्लूकोज को क्या मैं करती है बताऊं? ये? जी जी बताएं। मैं क्रॉनिक हाइपोकैलेमिया की वजह से ना जो इंसुलिन सिक्रीशन जो है ना वो उसको बेसिकली ये हाइपोकैलेमिया एंटागोनाइज करता है। जो पोटेशियम कम होने की वजह से उसके जो रिलीज है ना वो डिक्रीज होती है, और रिलेटिव इसका इंसुलिन मतलब हाइपर रेजिस्टेंस, हाँ, रिलेटिव इंसुलिन हाइपर रेजिस्टेंस डेवलप होती है लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया। वो हाइपरग्लाइसीमिया हमने इसलिए, वो होता नहीं है बाजू का, तो स्ट्रेस में हाइपरग्लाइसीमिया अपेयर होता है, लेकिन ये है कि उसकी वजह से जो वो कहते हैं कि चेक करते रहे वो अपेयर या जो है उसकी जो मतलब आप समझ लें कि अपेरेंट वो तब होता है जब कोई स्ट्रेस मिले बॉडी को, या कोई ऐसी इन्फेक्शन या कुछ इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी आए, तो फिर उसको रिलेटिव रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोन टू हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो, ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब अगर इसमें आ जाए हाइपो पे जो एड्रिनल बताया था, सॉरी एक रह गया है जी जी। पोस्ट ऑफ कंसर्न इसके। अब सपोज हमने एड्रेनलेक्टमी करा ली है कौन्स वाले पेशेंट की, और अब पोस्ट ऑफ कंसर्न क्या होंगे इसमें? स्पेसिफिक कंसर्न, जनरल तो चले सारे वही देखिए होंगे। वो तो सारा हाइपो हाइपो हो गया ना, सारे हो गया हार्मोन्स कम अब, हो जाएंगे, तो वो हाँ बेसिकली एडिशंस वाली पिक्चर आ जाएगी। ठीक है। आपने एडिसोनियन इसको हाइड्रोकॉर्ट भी दे दें, मिनरलोकॉर्टिकाइड और ग्लूकोकॉर्टिकाइड दोनों रिप्लेस कर दें आपको और दोनों देनी पड़ेंगे, ठीक हो आपको गया। हीमोडायनेमिक सपोर्ट की ठीक जरूरत है, पड़ सकती है। आपको हीमोडायनेमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सारी वो जो जो फनकारी कर रहे थे वो तो चीज निकल गई है ना। तो चली वही गई जी जो बिल्कुल। पोस्ट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा के तकरीबन सारे कंसर्न्स आ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू ठीक है ना। उसके अंदर वही आपको ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, आपको स्टीरॉयड देनी पड़ेगी, हाइपोग्लाइसी, यानी कि जो आप समझ लें कि वो एक जो आग सुलगा रही थी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सारी चीजें बढ़ी हुई थी, जब वो स्टिमुलस खत्म हो गया तो हर चीज डाउन हो जाएगी, ठीक जी है। सर। अच्छा अब जो इसकी इसकी हाइपो जो एडिसन्स है, अच्छा जो एडिसन्स है उसकी डीडी क्या क्या होती है? जो एडिसोनियन क्राइसिस होता है उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर आपसे कहीं पे भी जिक्र आ जाए, क्योंकि देखें ये क्वेश्चन ना मुख्तलिफ तरीके से आप लोगों से वाइवे में भी पूछा जा सकता है, और अगर एमसीक्यू में कोई सिनेरियो बेस बना के उसमें, तो जहां पर भी अनकॉन्शियसनेस की डीडी जल्दी से रिवाइज कर लें, क्या क्या उसमें चीजें आपने बतानी होंगी। सर अनकॉन्शियस से ज्यादा अगर आप एडिसोनियंस का पूछे ना, तो उसमें देखें सेप्टिक शॉक हो सकता है जो प्रेजेंट वैसे ही कर रहा है पेशेंट हाइपोटेंशन वगैरह के साथ। एमआई हो सकता है, अगर मैं इंट्राऑपरेटिवली भी बात करूं, इसको थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, ये एडिसोनियन की बात कर रहे हैं हम।
सर एडिसोनियन देखें कैसे प्रेजेंट करता है, एडिसोनियन में हाइपोटेंशन तो के साथ डाउन हो जाता है प्रेजेंट ना, तो करता है, थायराइड डाउन हो जाता है। तो थायराइड स्टॉर्म में शुरू में वो हाइपोटेंशन देता है ना, पहले वो हाइपोटेंशन प्रेजेंट करता है, इसको देखें, ये आमतौर पे फिर बाद में नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन आमतौर पे आप इसको हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मिक्स एडीमा कोमा इसी तरह का हो सकता है, कोई देखे ना, मिक्स एडिमा कोमा मुझे भूल गया था जी। ठीक है, मिक्स एडीमा कोमा हो सकता है इस तरह से, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो गई, कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, उन सारी चीजों के अंदर इसी किस्म की पिक्चर हो सकती है जो कि एडिसोनियन क्राइसिस है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका होगा, आपका वही जो ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच, और हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फोकस्ड आप इन्वेस्टिगेशंस करके आपको पता लगेगा पॉसिबल कॉज, ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम यू आर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है इवन, ठीक है, एंडोक्राइन, कार्डिक, न्यूरोलॉजिकल, कोई टॉक्सिसिटी, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आगे आप उसका जो क्लिनिकल फीचर्स को आपस में कोरिलेट करके और आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी और एडिसोनियन के अंदर जो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, क्या क्या होगा उसमें? डॉक्टर राबिया ने बताना था सर। हाइपरकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी उलट कर देना आप कौन सी चीज से, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपरकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तो हो गए वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले इफेक्ट्स, वो कम हो जाएंगे। अच्छा, एक मिनट जस्ट माइंड की एक्सरसाइज हो रही है। हाइपरकलीमिया के क्या साइंस होंगे? सर हाइपरकलीमिया के साइंस में साइन सिम्टम्स हमारे पास सर इसमें न्यूरोमस्कुलर ज्यादा आएंगे, साइंस होंगे, और इसमें अरिथमियाज हो सकते हैं, इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा मसल क्रैम्प्स। और ECG में क्या चेंजेस होंगी? ECG में सर हाइपर एक्यूट T वेव्स आएंगी, और इसके अलावा अगेन वही सारी चीज़ें, PR इंटरवल लॉन्ग हो जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, एंड ST सेगमेंट डिप्रेशन होगी, और हाइपर एक्यूट T वेव्स होंगी जो इसकी स्पेसिफिक है। ठीक है, इसका भी देखें आंसर आप अपने दिमाग, जस्ट और प्रैक्टिस में बात कर रहा हूँ कि ये लेवल्स, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, तो इसमें आप लेवल जैसे जैसे ग्रेजुअली लेवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइंस होंगे, ठीक है। तो आपको ये तरतीब से पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। ये आपका तो टोक्स पास है, जो टोक्स के अंदर ये स्टेशन के अंदर ये हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और सर उसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो इफेक्ट्स आएंगे, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया जो है, इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, इसके अलावा इरिटेबिलिटी, क्रेविंग फॉर सॉल्टी फूड, इस तरह करके ये सारी चीज़ें मिलके एडिसोनियन के साइन एंड सिम्टम्स बनाती हैं। और एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एनेस्थेटिस्ट को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, जो मतलब इसके अंदर फोकस जो बात है, वो एक आपने हाइपरकलीमिया बता दिया, एसिडोसिस बता दिया, ठीक है, तो वो बेसिकली घूम फिर के BSL मॉनिटरिंग, वॉल्यूम स्टेटस देखना होगा, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन और एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हीमोडायनामिक कोलैप्स, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, इसके अंदर भी आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों देने हैं, राइट? जी सर, ठीक है। देखें, ये मैं आपको जब बताने लगे ना, तो आप कुछ इस तरह से उसको डिवाइड कर ले कि कुछ चीजें हैं जो उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो कि उसका सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। और अगर आप वहां पर एनेस्थीसिया के पॉइंट्स को फोकस कर लें तो वो ज्यादा एटलीस्ट ये होगा कि आप फेलियर पॉइंट से हट जाएंगे और आप वो नहीं भूलेंगे नहीं। अगर आप पहले जनरल सिम्टम्स पे, जनरल साइन सिम्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया ना, तो एपिटाइट और वो सारी चीजें याद रह गई, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको पहले बता दें, ठीक है ना। तो वो फिर मेरे ख्याल जी
ठीक है सर। अब सर इसमें डेफिशिएंसी की हम बात करें तो इसी में ये तो प्राइमरी डिस्ट्रक्शन थी ना, या प्राइमरी डिसीज थी ऑफ कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। जो सेकेंडरी डिजीज ऑफ कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी है दैट इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। बेसिकली वो होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट ACTH सिक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और दोनों की कॉजेज सेम है हमारे पास डेफिशिएंसी के अंदर, ऑटो इम्यून इन्फेक्शन, ट्यूमर, हेमरेज एंड सेप्सिस। ये जो शीहान सिंड्रोम होता है ना, ये पोस्ट डिलीवरी भी होता है, राइट? जी सर, PPH में ये के साथ होता है। बेसिकली इसमें पैथोलॉजी सर ये होती है कि होता ये कि प्रेगनेंसी में जो पिट्यूटरी है वो उसका साइज बढ़ जाता है, तो दैट लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ इट्स ऑन ब्लड सप्लाई। तो वो उसकी ब्लड सप्लाई जो है ना कॉम्प्रोमाइज ही होती है। when patient goes into PPH or hypotension due to loss of blood or any cause of hypovolemia, तो उसकी फर्दर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है और वो फिर जो है ना इस्कीमिया में जाता है या नेक्रोसिस हो जाता है उसका, which leads to decrease in the ACTH secretion and ultimately decrease in the cortisol level in the body। तो उसके अलावा बाकी साइन एंड सिम्टम्स वही आते हैं और ट्रीटमेंट भी वैसे। सही। अच्छा, इसको जो डायग्नोसिस होता है इसके लिए एक टेस्ट है, वो आप लोगों को नाम MCQ में पूछ सकते हैं, वो कौन सा टेस्ट होता है? सर इसके साइनेक्टिन टेस्ट होता है, वो बेसिक ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। इट इज ACTH एनालॉग, तो वो हम देते हैं पेशेंट को, तो वो डिफरेंशिएट बेसिकली करता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड। जब हम ACTH देते हैं तो अगर कॉर्टिसोल लेवल का रिस्पांस आ जाता है तो वो सेकेंडरी डिजीज है रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर उसका रिस्पांस नहीं आता तो वो प्राइमरी डिजीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपको इसके अलावा जो टेस्ट करते हैं इसमें जो बाकी टेस्ट डायग्नोसिस के लिए करते हैं वो कॉर्टिसोल लेवल है, ACTH लेवल्स है और इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है। अच्छा, ये कॉर्टिसोल की ना अभी वो उसको भी डिटेल से भी बात करते हैं, लेकिन उसको ना सर्केडियन रिदम होती है इसकी, ठीक है जी सर, डायरनल वेरिएशंस होती है। हाँ, तो वो डायरनल वेरिएशन से वो उस हिसाब से ही शायद इसका आंसर भी होगा। जी सर, ठीक है। और ये देखें, ये बार बार प्लीज माइक को अनम्यूट आप लोग कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है माइक म्यूट रखें प्लीज। जिसने कोई भी सवाल पूछना है ही और शी कैन रेज द हैंड एंड आई विल आस्क। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, ये फिर मैं घूम फिर के मैं इसको आसान करके वही वाली जो हम बात कर रहे हैं ना उसमें आप बेसिक अपना जहन में रखें। ये चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आप बता सकते हैं, तो लाइक ये कि लेकिन आपको बेसिक जहन में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के हार्ट पे इफेक्ट होगा या पेरिफेरल मसल्स पे होगा या न्यूरोलॉजिकल होगा, एसिडोसिस होगा या एल्कोलोसिस होगा, ठीक है, हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया होगा। तो आपको फोकस रहेंगे ना तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जी सर मैं ये इसमें कही थी कि इसमें आसानी याद करने की इस तरह है कि अगर हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नॉर्मल फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फंक्शंस को समझ लेना तो हमें बहुत आसान हो जाता है इस चीज़ को ग्रैस्प करना कि अच्छा डेफिशिएंसी हुई है तो ये होगा, उसका एक्सेस हुआ है तो ये होगा। जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन डिजीज को करने के लिए अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बेसिक फंक्शन कि वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है, वो हाइपरटेंशन करता है, वो अगर सॉल्ट रिटेन हो रहा है तो पोटेशियम जा रहा है। एक मिनट, अभी आपका मैं जुमला ये करेक्ट कर दें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये कंट्रोल सॉरी मैं एक्सेस में वो हाइपरटेंशन लेके जा रही थी, लेकिन वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, वॉल्यूम को। और अगर मतलब पोटेशियम रिलेटिवली जब अगर सोडियम रिटेन हो रहा होता है तो पोटेशियम निकल रहा होता है, और अगर एक्सेस में हो जाएगा तो फिर इन्हीं चीज़ों का आगे हम लेके चलेंगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है सॉल्ट एंड वाटर को एक्सेस रिटेन करेगा, वो हाइपरटेंशन करेगा, हेडेक्स करेगा, हाइपरवोलेमिया करेगा, और साथ ही साथ पोटेशियम निकलता जाएगा तो पोटेशियम हाइपोकैलेमिया करेगा। जहाँ पोटेशियम कम हो रहा है वहाँ पे जो है सिक्रीशन, हाइड्रोजन की सिक्रीशन भी साथ वो हो रही होती है रीनल से, तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा होता है। तो ये चीजें साथ। इसी तरह अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस, वो प्रोटियोलिसिस करा रहा है यानी और लाइपोलिसिस करा रहा है, सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन भी करा रहा है,
और अगेन जो है अगर वो एक्सेस में हो जाए तो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे और उसी से फिर वो उसकी डेफिशिएंसी में भी इसी तरह वो अगर उनको ही हम रिवर्स कर दें तो बहुत इजी हो जाता है उसको समझना। सही। अच्छा एक बिल्कुल एक डिट्रैक्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप इसका फौरन आंसर दे दें हमारी बॉडी, क्योंकि आपसे लॉन्ग केस में पूछ सकते हैं, ब्लड प्रेशर का हमारे बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है? जी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो हमारे जो है कीमो रिसेप्टर्स हैं, बेरो नहीं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, रेनिन नहीं, इमीडिएट क्या हो, सबसे पहले बेरोसेप्टर करता है, ठीक है। जी उसके बाद अगले स्टेप में दूसरी जो होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन और उसके बाद फिर जो लॉन्ग टर्म एल्डोस्टेरॉन उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसी में एक तो हम यहाँ पर ये सारी बातें कर रहे हैं ना, और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एल्डोस्टेरॉन लेवल ज्यादा रिएक्शनरी टू समथिंग या वट एवर जो भी रीजन है, वो आपके दिमाग में कौन कौन सी डिजीजेज आनी चाहिए इस मौके पे? एंडोस्टेरोनिज्म सबसे कॉमन जो आपको लॉन्ग केस में भी आएगा पेशेंट, जिसकी वजह से उसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी दे रहे होते हैं। लिवर फेलियर, जी सर। लिवर फेलियर के अंदर जो एसाइटीज जो हो रही होती है वो भी तो एक्चुअली इसी वजह से, यस यस जी सर जी सर। ठीक है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ही हो रहा होता है उसमें एक तरह से, तो ठीक है? बेसिकली वो उसमें स्टेंट की वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है जिसकी वजह से रीनल हाइपोपर्फियन होती है। रीनल हाइपोपर्फियन होती है तो वो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है व्हिच लीड्स टू सोडियम एंड वाटर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, और फिर वो वन ऑफ द कॉज ऑफ एसाइटीज। ठीक है, तो कोरिलेशन हो गई ना इसकी। जी जी सर। अच्छा अतीक भाई आप पार्टिसिपेट करें, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कुशिंग सिंड्रोम सर कुशिंग सिंड्रोम सर पूरा बताऊं या हल्का फुल्का? आप बताना शुरू करें। आपसे अगर कोई एनेस्थीसिया के फोरम पे पूछ रहा है कुशिंग सिंड्रोम क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे? अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम में सर इस तरह होता है कि सर इसमें पॉसिबल इसमें मतलब इट कैन कॉज अच्छा में वो भी होता एक है मिनट, एक कुशिंग सिंड्रोम होता है, एक कुशिंग डिजीज होती है, और एक कुशिंग रिएक्शन होता है। ये तीनों में क्या फर्क होता है? कुशिंग सर डिजीज और कुशिंग, एक मिनट को बताने दो, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में क्या फर्क होता है? जो कुशिंग सिंड्रोम है दैट इज इसमें ना दैट इज सर मुझे भूला हुआ है सर मुझे। जी जी बताएं बताएं, कोई और बता दे। सर मैं बताती हूँ सर कुशिंग सिंड्रोम हमारे पास। अतीक भाई आपने एक तो किताब नहीं खोलनी, आपने, आपके लिए किताब बंद है। बंद है सर, आपने मैंने आपने नहीं जो खोली। चीजें ज्यादा से ज्यादा पेन पे नोट कर सकते हैं आप बाद में देखेंगे, इस टाइम पे ठीक आपको है किताब खोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर ठीक आप है सर, किताब खोल के बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, ये याद रखें बात। ठीक ठीक है। जी सर कुशिंग syndrome हमारे पास it is defined as collection of signs and symptoms due to a long increase in glucocorticoids in the body, either due to exogenous cause or any endogenous. The exogenous cause is a long intake of prednisolone and any steroids, and sir endogenous जो है that is ACTH डिपेंडेंट, जिसमें या नो ACTH इंडिपेंडेंट जो स्पेसिफिकली ACTH डिपेंडेंट होता है ना, उसी को कुशिंग डिजीज कहते वो हैं। कुशिंग डिजीज होती है सर, लेकिन वो सिंड्रोम में भी आ जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम। तो सर उसके लिए रीनल कॉर्टिकल। हाँ मतलब वही मतलब बेसिकली अगर ACTH की इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, तो ACTH की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है? सर पिट्यूटरी से ACTH निकलता है ना, तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा से कुछ जो पिट्यूटरी एडिनोमा लीडिंग टू इंक्रीज इन ACTH सिक्रीशन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन कोर्टिसोल लेवल एक इन द चीज होती है उसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कहते हैं, जो कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी ACTH सिक्रीट कर सकते हैं। आप इसका बेहतर आंसर ये है कि इट इज रिलेटेड टू ACTH, मे बी प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली
because of any adenoma, pituitary adenoma, but it can have any extra pituitary, अगर कहीं पर भी ACTH की सिक्रेशन हो रही है तो ACTH की वजह से जो बढ़ रहा है ना वो कुशिंग्स डिजीज है। और 80% जो है ना वो ACTH की वजह से होता है, और बाकी 10 to 20% from the ACTH from any non-pituitary tumor like small cell carcinoma in the bronchus। अच्छा, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं राबिया, आपको भी मतलब ये मैसेज है आपको भी, तैयबा को भी, अतीक भाई को भी, जो वाइवा दे रहे हैं, ये MCQ में तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये परसेंटेजेस नंबर बताना प्राइमरीली जरूरी नहीं है, आप बल्कि अपने लिए फंस सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर इस आंसर को पॉजिटिव भी ले सकता है और खामखा वो आपको इस बात पे, अगर आपने गलत बोल दिया, फिर जब आपसे कॉमन और अनकॉमन का लफ्ज बोल देंगे ना तो दैट इज एनफ, क्योंकि ये एक कोई पूरा सिनेरियो, पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना, ये कहीं डिस्कशन के दरमियान में इसका कहीं जिक्र आ जाएगा, ये कोई आपसे पूरे का पूरा सोल क्वेश्चन नहीं होगा कि जरा प्लीज बताएं डिफरेंस बिटवीन कुशिंग्स डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। तो इसके आंसर को बहुत शॉर्ट कर ले, एक प्राइमरी डिजीज है बिकॉज ऑफ ACTH डिपेंडेंट, और एक कहीं से भी एक्सटर्नली या ऐसा जो ACTH इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली उसके अंदर बहुत ज्यादा आपने या तो एक्सोजिनस दे दिए या एंडोजिनस रिलीज हो रही है डायरेक्टली, जिसके अंदर ACTH की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस इतना काफी है, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप और किन बीमारियों से, अतीक भाई? कुशिंग सिंड्रोम जहां पर आएगा तो आपकी एनेस्थीसिया से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए? सर इसमें सर एयरवे है सर, इसमें सर एयरवे है सर, इसमें कार्डियोवास्कुलर है सर, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, इसमें सर इसके अलावा CNS भी हो सकता है, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल से भी जाएंगे हम, और मतलब सर यही है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आपने जरूर बतानी है उनको, एग्जामिनर को। वो सर इसमें सर सबसे पहले सर आई विल गो फ्रॉम एयरवे, तो उसमें सर ओबेसिटी मतलब डिफिकल्ट एयरवे हो सकता है सर, ओबेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया वाला हो सकता है सर, इसके बाद सर हम CVS में जाएंगे, इसमें सर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इसके साथ हो सकती है, और आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, और आपने पहली बात सही बताई है, उससे पहले एक और बात बता दें तो वो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी बताएं। एयरवे एक, दूसरी चीज हाइपरटेंशन नहीं, जो आपको एनेस्थीसिया के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो बताना है एग्जामिनर को कि ऐसे पेशेंट में स्ट्रेस डोज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, अगर वो मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड ले रहा है या तो अगर उसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हाँ सर, ठीक है, और बाकी आप सिस्टेमिक इफेक्ट जो जो बता रहे हैं वो सारी चीजें, आपको आईवी लाइंस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पोजीशनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वो जो ओबेसिटी एंड OS से रिलेटेड सारे कंसर्न्स है वो आ गए हैं, डिप्रेशन होगा। इसके अलावा सर लुक फॉर BSR डायबिटीज भी हो सकती है इसमें सर, हाइपोकैलेमिक का भी चांस है इसमें, और इसके अलावा सर इसमें हम स्ट्रेस डोज भी, बिल्कुल सर आपने सही बताया, स्ट्रेस डोज भी देंगे इसमें स्टेरॉइड का, और इसके अलावा सर हम दे आर वेरी सेंसिटिव टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की वजह से, पॉसिबल वीकनेस हाइपोकैलेमिया कैटेकोलेमिन्स के सर्च की वजह से सर, और इसके अलावा सर इसमें मतलब पोस्टल स्लीप एपनी भी हो सकता है, और सर यही चीजें सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम ओवरलोड और हाइपरटेंशन भी हो सकता है सर इसमें। अच्छा, ये जो अगर यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्टिसोल का करवाते हुए ना अभी वो बात की थी डायर्नल वेरिएशन, तो मैक्सिमम जो होता है ना वो मॉर्निंग में होता है, ठीक है, इसीलिए जी सर सुबह 8 बजे सुबह, मतलब लाइक कि अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए जो होता है ये हमारा जब नाइट स्लीप ना हो और मॉर्निंग स्लीप हो तो ये सारा स्टीरॉइड्स हमारे नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हम प्रोन टू इन्फेक्शन, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सारा खराब हो जाता है, सारी मतलब लाइक कि सारा उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो रेटिकुलरिस है वैसे ही जस्ट इसमें वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, आपको अगर कोई ऐसे फीचर्स के जो एंड्रोजेंस के हों तो आपके दिमाग में ये स्टीरॉयड इनटेक आ सकती है, ठीक है, यानी कि वो पेशेंट हो सकता है कि एक्सोजेनस स्टीरॉयड्स ले रहा हो,
ठीक है। ये फीमेल्स हैं तो उनमें पीसीओ वगैरह के जो हैं उसके अंदर एंड्रोजन्स का रोल होता है, ठीक है। और जो है वो और क्या होता है, मतलब ये आपके रेटिकुलरिस के रेफरेंस से ये चीज़ है। और अच्छा, जो कैटिकोलामीन्स की जो सिक्रीशन है, अगर हम टुवर्ड्स अब हम जा रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की तरफ, तो फियोक्रोमोसाइटोमा के रेफरेंस से ही अगर हम उसकी थोड़ी सी बात करें, अभी जो उस वक्त आपने बताया था तैयबा, वो सबसे पहले क्या उसका वो साइकिल होता है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो है वो आपको वैसे इसका आइडिया होना चाहिए जो आपने पहले बताया था, टायरोसिन से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन से एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसका कंट्रोल किस तरह होता है, इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल होता है? ये कब सिक्रीशन बढ़ेगी? अल्फा बीटा दोनों। अल्फा बीटा दोनों होंगे। अल्फा किस तरह होगा? मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली फियोक्रोमोसाइटोमा हटा दें अगर, तो एड्रिनल मेडुला कौन कौन सी चीज़ों से इनहिबिट होता है और कौन कौन से स्टिमुलेट होता है? आप पूछना चाहते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो फिर उसकी सिक्रीशन होगी? ये मुझे नहीं पता, ये है तो आपने बताना है। जो भी सर कोई पेन स्टिमुलस है, सिंपैथेटिक स्टिमुलस है, जिसे कहते हैं क्या वो कहते हैं, कोई भी फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन जब होती है, ठीक है, वो उसमें ठीक है। तो जमील, ये और उसकी सिक्रीशन कम किस तरह हो सकती है? ये सर स्लीप में है, जैसे कि उस वक्त वो पैरासिम्पैथेटिक है ना, तो उस क्या वक्त कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसमें? मेरे ख्याल से होता होगा। अगर सिक्रीशन ज्यादा हो गई है तो फिर वो खुद ही इसको इनहिबिट करता होगा। वो सेंट्रली तो है, उसके प्री सिनेप्टिक जो है ना, जो उसकी कंसंट्रेशन को करते हैं और उसके बाद फिर उनकी जिस तरह से मैं ये इनडायरेक्टली सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो डेक्समेटाडोमेटिन जब आप देंगे, प्री सिनेप्टिक सर उसके होती है ना, उसको जब उसकी कंसंट्रेशन सिनेप्सिस में ज्यादा होती है तो फिर वो उसकी जब बढ़ती है तो वो प्री सिनेप्टिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उससे फिर उसकी जो नेगेटिव फीडबैक से उसकी सिक्रीशन कम होती है। सर अवॉइडेंस ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इसके अलावा हिस्टामिन वाली जितनी भी ड्रग्स हैं उसको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा सर नहीं अतीक भाई, ये मेरा सवाल नहीं था। वो पूछ रहे हैं, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि हम कहते मतलब लाइक ये एक जस्ट एक्चुअली एक्सिलरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आमतौर पे हम बढ़ने के फीचर्स को तो बार बार करते हैं कि कैटेकोलामीन्स बढ़ कैसे रहे हैं, तो कैटेकोलामीन्स ने आगे भी तो कम भी तो होना है ना, तो वो कम का एक इसके अंदर बेसिकली आपका कौन कौन से मैकेनिज्म्स के जरिए एंजाइम्स है जो उसको जो है ना वहाँ पे जिस देखें, या तो उसने एंजाइम ने उनको डिस्ट्रॉय करना है या उसको रीअपटेक कर लेना है। रीअपटेक करना प्रीसिनेप्टिकली। ये चीज कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ना वो तकरीबन इसी तरह इन्हीं के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिलाल साहब जो है ना, बिलाल इसमें अपनी रोशनी डालेगा। बिलाल को भी मैं देख लिया था। बिलाल कुछ इसमें आप ऐड करना चाहोगे प्लीज? एनीवेज जी बिलाल। हेलो, मुझे पता नहीं, सेंटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्या नहीं आपकी आवाज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो ठीक है ना जमील, आपको बात समझ आ रही है ना? तो बेसिकली वो दो मैकेनिज्म होते हैं ना जिससे कैटेकोलामीन्स खत्म होते हैं। वो कौन से? कॉम्ट है और जो है ना माओ है, ठीक है, और एक प्रीसिनेप्टिक जो है ना अपटेक इनका होता है। नहीं एक मिनट, थोड़ा सा इसको वो आपने एब्रिविएशंस बोल दी हैं। कैटेकोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज वाला जो होता है वो अपटेक का होता है,
ठीक है जी यानी कि अब वहां पर शोर मच रहा है ना तो दरवाजा खोल के उसको अंदर ले लें, ठीक है। और दूसरा है कि वो उसको तोड़ दें, तो वो वो मोनोमीन माओ है, मोनोअमीन मोनोमीन ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेज हैं वो कटर के तौर पे है वो कटर के वहाँ तौर पे, ठीक है, पे। वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली ये अगर आपको समझ आ जाए तो यही मैकेनिज्म जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स में होता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स में देने का मकसद ये होता है डिप्रेशन के अंदर जो क्या नाम है उसका, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्रेन में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रीन को बढ़ाना है, तो वो नॉरएपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन, ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए अब उन्होंने उस मैकेनिज्म को, जिन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर की तोड़फोड़ कर रहा है या उसको अपटेक कर रहा है, उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो ये एमएओ इनहिबिटर्स जो होते हैं, एमएओ एक होता है और एक एमएओ बी होता है। जो बी होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो मेरे ख्याल पार्किंसंस में होता है डिजीज में, राइट? जी सर, वो सेलिग्लीन है सिर्फ जी। सिलाजिलीन, यस। तो वो मतलब लाइक कि आप इसको कोरिलेट कर लेना तो आपको चीजें फिर भूलेंगी नहीं, ठीक है। और इसके अंदर अजीक भाई जो आप बता रहे थे ना, वो इससे नेक्स्ट स्टेप की क्लिनिकल ओरिएंटेशन की चीज थी कि ऐसे पेशेंट्स के जो एमओनिबिटर्स ले रहे होंगे या ये जो एसएनआरआई या एसएसआरआई या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होंगे, तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो सेरोटोनिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो बाकी जनरलाइज कैटेकोलोमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि ये कैटेकोलोमीन्स बढ़ा रहे हैं, तो आपने ऐसी दवाइयां जो कैटेकोलोमीन्स को रिलीज करती हैं वो आपने अवॉइड करनी है। डायरेक्ट वाला होगा तो डायरेक्ट वाले को तो आपको पता होगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट है, एफिड्रीन नहीं देनी, केटामीन नहीं देनी, पैथिडीन जनरलाइज टैकीकार्डिया करता है, ट्रेमाडोल से टैकीकार्डिया होता है, हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग से टैकीकार्डिया होता है, तो आप उन सारी दवाइयों को अवॉइड करेंगे और ऐसी दवाइयां देंगे जिससे इस सिस्टम को के ऊपर इफेक्ट कम से कम हो, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ऐसे पेशेंट्स में आपको अगर देना पड़े तो आप फिनाइल एफ्रीन देंगे, ना कि आप एफिड्रीन। और अगर आपको फिर अगर मजीद हो जरूरत तो आप उसमें एड्रीनालीन की इन्फ्यूजन या नॉरएपिनेफ्रीन की इन्फ्यूजन को यूज करेंगे, ना कि आप इनडायरेक्ट दवाइयां जो हम नॉर्मली दूसरे हालात में दे देते हैं। तो ये इसका है रिलेशनशिप ना। तो अब इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी तक की डिस्कशन में कोई चीज मिस तो है, अगर कोई ऐड करना चाहता है कोई भी, एनीवन? नादिर कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? सर एडिनल इनसफिशिएंसी में बताना जा रहा था, उसमें टर्शरी भी सर टाइप होती है? देखो सॉरी नादिर, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आपसे ये एमसीपीएस में तो शायद ये फियोक्रोमोसाइटोमा के बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन इतनी डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो अल्लाह के वास्ते अगर ये याद आ भी रहा है ना तो औज़ुबिल्ला पढ़ लो ताकि भूल जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डिटेल्स वाईवे वालों के लिए हराम होनी चाहिए इस टाइम, ठीक है। आपको टू द पॉइंट वो चीजें कि जिनकी क्लिनिकल है, आप इंपॉर्टेंट बात बताओ। और आपको बात समझ आ गई? जी सर, और ठीक है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं से या तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के रेफरेंस से पता होना चाहिए, या आपको आयंस के सॉरी ये जो है कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी के रेफरेंस से पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, यानी कि मोटी मोटी आपको टू द पॉइंट बात पता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अभी आप आगे देखते हैं कि इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्शरी का तो मैं आपको मैं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी तैयबा, राबिया, कोई ऐड चीट करना चाहते हैं? नहीं सर, अभी आगे चलते हैं फिर वो बाद अच्छा, में। अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा क्या भला होती है? एक इसका प्री ऑप बता दे, एक इंट्रा ऑप बता दे। जी सर सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली जो हमारे मेडुला है ना, उसमें हमारे हैं क्रोमोफिन सेल्स। उसका ये ट्यूमर ऑफ द क्रोमोफिन सेल होते हैं जो कि एक्सक्रीट करती है मोस्ट कॉमनली नॉरएड्रेनालिन, जो कि नॉर्मली एड्रेनालिन ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में कॉमनेस्ट इज नॉरएड्रेनालिन। एक के बाद बाकी भी अमाइंस होते हैं लेकिन ये ज्यादा। ठीक है। उसके बाद ये कि इसकी एसोसिएशन होती है और men 2A men 2B के साथ भी, वो पता होनी चाहिए क्योंकि वो इसके क्या साथ होता हो है सकता वो है आपको एसोसिएटेड।
आप इसमें ना मतलब डिटेल आप क्योंकि ये भूल जाता है, अगर आपने इसका कोई फार्मूला बना लें तो ऐसे ताकि आपको भूले ना, मोटे मोटे या का इतना जुमला काफी होगा कि इसके एसोसिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हो सकते हैं, इस पे भी वो आई थिंक इट विल बी एनफ, ठीक है ना? अगर वो बस आपसे सर ये मोटा मोटा ये है कि देखें फियोक्रोमोसाइटोमा तो दोनों में आता है, मेडुलरी थायराइड्स ये दोनों में आता है, तो बात रह जाती है दो ही चीजों की, एक पैराथायराइड एडिनोमाज है, एक न्यूरोमाज है। मेन 2 में पैराथायराइड एडिनोमा होते हैं, 2B में हमारे पास न्यूरोमाज या मार्फिनाइड जो कोई भी एडिनोमाज बाकी वाले होते हैं। ये फीचर्स आपने ही देखने होते हैं ताकि बाकी एसोसिएशन ना हो, अगर फियो आपके पास आ जाता है कोई तो कंफर्म डायग्नोज फियो। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये वो जो 10-10-10 की बात थी कि 10% बायलेटरल होते हैं, 10% जो है वो हमारे फेमिलियल होते हैं, 10% मेलिग्नेंट, यानी कि अच्छी बात यह है कि 90% ये तो बिनाइन होते हैं और 10% आउटसाइड पड़े होते हैं, 90% एड्रीनल होते हैं ये हमारे। अब प्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, वही सारा इतना जो कैटेकोलामीन है सारा आपकी बॉडी में पड़ा है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा आपका, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, हेडेक वगैरह के साथ। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आपका अच्छा ये हो सकता है कि एंड ऑर्गन डैमेज के साथ प्रेजेंट कर, जैसे MI के साथ, CVA के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, हो सकता है अनडायग्नोज्ड रहा हो ये पेशेंट, तो इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस क्लिनिकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन और वो उससे होगी पहले तो, उसके बाद लैब्स आप करा सकते हैं। लैब्स में आप क्या करा सकते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक है ना वो होती है, अब मुझे करेक्ट करना है क्योंकि मैं इसमें हमेशा भूल जाती हूँ, जो सर जो प्लाज्मा में मेटानेफ्रीन्स है ना वो हम कराते हैं, यानी कि जो सीरम मेटानेफ्रीन्स है वो कराए जाते हैं, वो स्पेसिफिक है। और जो हमारे विनाइल मेंडेलिक एसिड है वो आर्टिकल में तो लिखा था कि ये अब नहीं कराए जाते। अब बचे दो ही चीजें, यूरिनरी मेटानेफ्रीन और एक प्लाज्मा मेटानेफ्रीन। जो मुझे पता है वो ये है कि प्लाज्मा मेटानेफ्रीन आर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, तो इसको करेक्ट कर दें। एक सेकंड VMA आपने कहाँ पे बताया था कि नहीं करवाया जाता? देखिए मैं आपको सर वो ATOTW के आर्टिकल में लिखा था। सुने मेरी बात सुने, मैं वैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसमें जब आप बताने लगे ना तो उनसे कहें कि यू हैव टू कंसल्ट विद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है? तो एक बात हो गई। और डायग्नोसिस के अंदर यूजुअली या तो वो कैटेकोलामीन्स होंगे या उसकी प्रेजेंस देख रहे होंगे या वो सीरम में देख रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, या उसको सीरम में देख रहे होंगे या उसको यूरिन में देख रहे होंगे, एक बात हो गई। दूसरी, उसकी प्रेजेंस देखने के लिए या तो CT स्कैन करवाया जाएगा या MRI करवाया जाएगा कि वो कहाँ पर है, और इसमें यू विल बी ट्रस्टिंग और यू विल बी रिलाइंग ऑन द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट। तो इसके अंदर आप ऐसा स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ना दें क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, ये VMA नहीं कराया। अब ये हमें अब जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो तो वो MCQ में था मसला। हाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप फोकस है, क्योंकि पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जामिनर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है? वो बिला वजह अगर कहीं से कोई पढ़ के आया हुआ होगा ना तो वो आपको फंसा लेगा, ठीक है? तो इसलिए चीजों को जस्ट ट्राई टू बी वेरी सिंपल और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने वहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि वहां सारी चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है? तो ये VMA वाली बात अपने लिए मुझे ये है कि हमेशा मुझे भूल जाते हैं, वो यूरिनरी कराते हैं या वो प्लाज्मा कराते हैं? जी राबिया, मेरा ख्याल है कि प्लाज्मा होते हैं, मुझे भूल गया है, मुझे भी याद नहीं। Sir, plasma are more sensitive and urinary are more specific. सर यूरिनरी करवाते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, और प्लाज्मा सेंसिटिव होते हैं। तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए यूरिनरी एंड प्लाज्मा कैटेकोलामीन्स कह सकते हैं, और इनके साथ प्लाज्मा मेटानेफ्रीन जो इनके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नाम ले सकते हैं। उसके अलावा क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट होता है, CT MRI। एक मिनट में एक बात बताएं, VMA में और फ्री कैटेकोलामीन में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? एक मेटाबोलाइट है सर, VMA तो अब खत्म, VMA तो नहीं करते, वो नॉन स्पेसिफिक है। VMA नहीं, मेटानेफ्रीन बोल रहे हैं। मेटानेफ्रीन, हाँ यस, नहीं वो भी देखिए मेरी बात सुने, वो भी मेटाबोलाइट है ना? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फ्री कैटेकोलामीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके मेटाबोलाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर कैटेकोलामीन्स ही ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है इसमें। लेकिन यूरिन में तो कैटेकोलामीन नहीं होगा ना, उसका मेटाबोलाइट पड़ा होगा ना यूरिन में, तो वो नहीं आएगा। आप VMA नहीं बोले, मेटानेफ्रीन्स बोल दें। अगर मेटाबोलाइट्स की बात करनी है तो उसमें मेटानेफ्रीन्स ही बोले। अच्छा देखें, ये मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ कि आप इस चीज को समझ लें, इस पे आपको कोई फेल नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ।
ये इसके अंदर आप ये ज़हन में रख लें कि या तो वो फ्री कैटेकोलामीन्स है या उसके मेटाबोलाइट्स। जो यूरिन है वो यूरिन, आप इसमें बोले ना कि यूरिन फंक्शन पे डिपेंड करता है ना, तो यूरिन के लेवल्स इसलिए सेंसिटिव नहीं हो सकते, समझ आई? ये रीजन ये है। तो प्लाज्मा के अंदर ज्यादा वो बेहतर तौर पे पिक हो जाएंगे, प्लस क्लिनिकल डायग्नोसिस सपोर्टेड बाय प्रेजेंस वाया रेडियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, उसके सर एक और टेस्ट करते हैं, आइसोटोप स्कैन टेस्ट, जिसमें आई डोंट नो अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इसको लिखा हुआ है 2-3 बुक्स में। देखें ये टेबल, वो जो रेडियो अपटेक करता है वो वाला बता रही हैं आप? जी जी, वो तो वो जरूरी होता है करना जी। वो उस केस में जब आपको जब आपने एक्स्ट्रा एड्रीनल या बॉडी में कहीं पे भी देखना होता है, बिकॉज इट कैन प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टो लिखा है ना उसमें, MIBG है। MIBG कराना है फिर उसमें आपने। हाँ, MIBG से बनता क्या है? MIBG से बनता क्या है? मेटाआयोडोबेंजाइल ग्वानिडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप है ये। ठीक है, बेसिकली हाँ, वो जहाँ पे बेसिकली होता ही है ना कि जहाँ पे भी फिर आपका क्रोमाफिन पड़ा होगा ना, वो उसको अपटेक करता रहेगा वो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा एड्रीनल के लिए होता है और एक एड्रीनल के लिए होता है। इन दोनों में MRI और CT स्कैन में एक्स्ट्रा एड्रीनल के लिए कौन सा होता है और एड्रीनल के लिए कौन सा? सर एक्स्ट्रा एड्रीनल के लिए MIBG कराते हैं ना? MIBG कराते हैं, सही कह रहे हैं। MRI के लिए MRI तो पहले MRI कराएंगे। नहीं MRI पहले कराएंगे उसको। अगर वो एड्रिनल ग्लैंड के लिए, अगर वो एड्रिनल ग्लैंड में नहीं मिला तो तब फिर MIBG कराएंगे। बिल्कुल यही बात वो बता रहे हैं, लेकिन ये एक जमाने में ये एक MCQ का क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा एड्रिनल के लिए CT स्कैन होता है या MRI होता है ज्यादा सेंसिटिव? एक्स्ट्रा एड्रिनल के लिए MRI होता है, CT स्कैन एड्रिनल ट्यूमर्स के लिए होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन हो गया, एक बात हो गई। अब इसको आप, ताकि आपको ये भूले ना, या आपने उसको उसकी लोकेशन को देख लिया आपने CT MRI से, अगर वो वहां पर आपको नहीं मिला और फीचर्स हैं तो आप MIBG करवा लिया। अब आपने उसके लेवल्स देखने हैं उसकी, क्योंकि देखें एक ज़हन में रखें बात कि क्या लेवल्स की बेस पे ही डायग्नोसिस होता है या लेवल्स की बेस पे सिवियरिटी देखी जाती है? कि मैं आपसे एज अ कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ सर। डायग्नोसिस के बाद सिवियरिटी, ठीक है। तो एक्चुअली क्लिनिकल सिम्टम, क्योंकि ये तो एपिसोडिक हो सकता है ना, और आप लोग उसके अंदर हाइपरटेंशन, हाँ, तो इसीलिए फीचर्स के अंदर पैल्पिटेशन, एपिसोडिक सिवियर हेडेक, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा का हो सकता है। पैल्पिटेशन यानी कि बेसिकली वो पेशेंट तो आपको पैल्पिटेशन बताएगा ना, ये दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती है, ठीक है। तो दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती है सडनली और ठीक हो, उसके अंदर आपको या तो वो थायराइड ज़हन में रखे बात, या कोई भी और एरिथमियाज हो सकते हैं, लेकिन यंग पेशेंट में अगर है तो वो आप थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा, ये दो मेन चीजें हैं जो आपके दिमाग में मुझे, ठीक है। बाकी ये है कि इसके अंदर परेशान ना हो, भूल जाए, क्योंकि देखिए गलत बताने से बेहतर है आप बहुत मेटिकुलस वर्ड्स यूज करें, क्योंकि याद रखें बात, एग्जाम की एंजाइटी में कुछ भी भूला जा सकता है। इस वक्त हम सिर्फ स्पेसिफिक फियोक्रोमोसाइटोमा की बात कर रहे हैं, तो आपको एक एक चीज याद है, ठीक है। जब एग्जाम के अंदर अगर आपको बेसिक चीज याद है, बाकी चीजें भूल भी जाए ना, आपको MIBG की एब्रीविएशन नहीं कोई पूछेगा ना, अपना टाइम वेस्ट करें बिला वजह, ठीक है। ये एब्रीविएशन के ऊपर कोई फेल नहीं करेगा। मैं आप लोगों को वाइवे में फेल नहीं होने देना चाहता। MCQ वाले ठीक है, नजर मार लें उसको, लेकिन आप लोगों के लिए रेडियो अगर आपको भूल भी जाता है तो डोंट टेक टेंशन, वहां पे नहीं याद रहे। देखें जितने दिमाग के जो है वो न्यूरॉन्स को आप रिलैक्स रखेंगे ना, दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, ठीक है। समझ आ गई बात? ये इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। या तो देखें ये दो तरह के आप जो बता रही थी उसके अंदर मैं मजीद सिंपल वर्ड में ही बताऊंगा कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा आपको एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिस्ट को दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या वो एक डायग्नोज्ड केस होगा, डायग्नोज्ड एंड प्रिपेयर्ड केस फॉर एड्रेनलेक्टमी, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी कैटेगरी होगी कि यू आर गिविंग एनेस्थीसिया टू अ यंग पेशेंट और अनएंटिसिपेटेड सीवियर हाइपरटेंशन शुरू हो गई है, तो योर डिफरेंशियल यू कैन नॉट डायग्नोज इट एट दैट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपके आएगा इन एडिशन टू एनी अदर थिंग, कोई और थायराइड प्रॉब्लम है, कोई एंडोक्राइन और कोई प्रॉब्लम है, कोई और ट्यूमर है, तो उसके अंदर एक फियोक्रोमोसाइटोमा भी आ जाएगा, ठीक है।
तो जो इसकी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपसे सवाल पूछें तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द वर्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ आप लाइजॉन में रहें, ये जुमला बोल दें और उसके बाद आप करेंगे कि यू वांट टू अचीव बोथ अल्फा ब्लॉकेड एंड बीटा ब्लॉकेड। तो पहले कौन सी ब्लॉकेड की जाती है और क्यों, और कब पता चल जाएगा कि ये हो गई है, ये कौन बताएगा? आसिम भाई बताएं। जी सर, अल्फा ब्लॉकेट बिफोर करते हैं बीटा ब्लॉकेट की, क्योंकि अगर बीटा ब्लॉकेट पहले करेंगे तो फिर वो जो अल्फा रिसेप्टर वो वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा नहीं नहीं बाद नहीं में। नहीं 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 दोबारा से बोले। आप तो अल्फा ब्लॉकेट कर रहे हैं, अल्फा मेडिएटेड बहुत सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी अगर आपने पहले, तो आपने हार्ट का गला दबा दिया, आपने उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही थी वो भी आपने बीटा रिसेप्टर्स को आपने ब्लॉक कर दिया, तो जो उसको अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस, अगेंस्ट हाई एसवीआर, अगेंस्ट हाई वेजो कंस्ट्रिक्शन हार्ट बेचारा जोर लगा रहा था, तो आपने तो उसका गला बंद कर दिया, पेशेंट फेलियर में चला जाएगा। तो इसलिए आपने आगे वेजो डायलिटेशन करनी है, आगे का सिस्टम आपने रिलैक्स करना है, ताकि आप जो है वो हार्ट को जब आप हार्ट को जब डिप्रेस करें, जब आप बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें तो उससे पहले आपकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी हो, ताकि अब वो उसको हार्ट उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो ये होता है। फर्स्ट जो है अल्फा ब्लॉकेट करेंगे, फिर बीटा करेंगे, क्योंकि अनअपोज जो है अल्फा ब्लॉकेट के लिए आमतौर पे जो दवाइयां दी जाती हैं उनका कोई नाम बता दीजिए। सर वो फिनोएक्सोबेंजामीन है और ये लॉन्ग एक्टिंग है और इरिवर्सिबल है, और इसके अलावा डॉक्सिसिन है, और फिर इसमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं निकार्डिपिन। अच्छा, जो आपका जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ये अल्फा 1 ब्लॉकर है या अल्फा 2 ब्लॉकर है या नॉन सेलेक्टिव? नॉन सेलेक्टिव है, लॉन्ग एक्टिंग नॉन सेलेक्टिव। लॉन्ग एक्टिंग नॉन सेलेक्टिव, ठीक है जी जी जी। और डॉक्सिसिन जो है वो अल्फा 1 है, सेलेक्टिव है, शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो आप उसकी आप वो होगी, और आपको कैसे पता चलेगा कि, और यूजुअली कितने दिन लगेंगे? 2 to 4 वीक्स, ठीक है जी सर, 15 दिन लगते हैं, और उसमें वो रॉयजन क्राइटेरिया भी है जो उसमें वो हम देखेंगे। अल्लाह के वास्ते आसिम भाई हाथ जोड़ता पे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। मैं अभी अतीक भाई को से गुस्ताखी करके उनको मैं टोकता रहता हूँ, आप भी शुरू हो जाएंगे यही बातें। नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो उसका नहीं बोलना हराम है आप लोगों के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए ना करें ऐसा। हमारे लिए बोलने दे, हमारे लिए बोलने दे, एमसीक्यूज के लिए बोले सर, बोले। आपके लिए एमसीक्यू के लिए क्या बताने लगे हैं आप? 1 मिनट सुनने जरा जमील साहब की बात। जी बोलने थे सर, उनको जो है ना बोलना चाहते हैं, बताएं आसिम साहब। जी आसिम भाई बताएं, फरमाइश आ गई है। जी सर, बस वो उसमें वो क्राइटेरिया है जो आप बता रहे थे ना कि अल्फा ब्लॉकेट हम कैसे वो करेंगे, तो उसमें वो रॉयजन क्राइटेरिया मैंने देखा था, उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर लेस देन 160/90 है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है लेस देन एटलीस्ट जो 15% होती है, और इसमें जो लेस देन 80 से कम नहीं होना चाहिए इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ईसीजी जो है वो एसटीटी चेंजेस फ्री हो फॉर 2 वीक्स, और नो मोर देन पीवीसी फॉर 5 मिनट्स। और देखिए अब आप ये क्राइटेरिया बताने के चक्करों में कंफ्यूज हो रहे हैं, और जमील आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो क्राइटेरिया के बगैर एक लम्हे के लिए क्राइटेरिया छोड़ दो, यही तो मैंने सवाल पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स व्हिच विल टेल यू अल्फा ब्लॉकेट, क्योंकि अब आप जो बता रहे हैं ना, ये दोनों अल्फा बीटा ब्लॉकर्स को आपने मिक्स कर दिया है। मैं आप लोगों को सेपरेट बताना चाह रहा था, सेपरेट अल्फा ब्लॉकर को देखने के लिए उसमें दो होते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और नेजल कंजेशन। जी बस इतनी सी बात है जो जमील साहब, नथिंग स्पेशल। ये राइजनर, क्वाइजनर, क्लूजनर ये याद भी नहीं रहेगा, सही कह रहे हैं, ठीक है। और 2 चीजें हो गई, क्या नाम है उसका, आपकी नेजल कंजेशन और आपकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कब सिग्निफिकेंट कहेंगे उसको, क्या कब होती है, कि कितना वो जो आपने बताया है, ठीक है, कि एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी कम हो गई, और एक उसका पोस्चरल जो इफेक्ट है वो कितना 15 to 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी का इफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब अगला बीटा ब्लॉकर हो गया। बीटा ब्लॉकर को कैसे अचीव करते हैं, उसमें कैसे पता चलेगा? बीटा ब्लॉकर में तो सर वही है ना, एसटी चेंजेस है, हार्ट रेट हम देखेंगे उसमें,
और पीवीसी को मेजर करेंगे और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है, ये 3 चीजें। मतलब कोई एरिथमियाज, ठीक है जी सर। कोई एरिथमियाज हैं या जो आपकी ईसीजी के अंदर कोई अगर चेंजेस थी वो रिवर्स होंगी या क्या होगा? हाइपरट्रोफी अगर हो चुका है हार्ट तो वो रिवर्स होगा? तो बस रेट कंट्रोल है बेसिकली, तो बीटा ब्लॉकर तो रेट कंट्रोल भी करेंगे ना उसका। वो मतलब उसकी जो है ना जो एसटीसीटी पीवीसीज नहीं आएंगी ना उसमें, पीवीसीज नहीं आएंगी जो वजह से वो उसके जो अरिथमिया नहीं आएंगी। एक्यूट एरिथमियास कोई हो रहे हैं ना, एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो रही है या उसके अंदर पीवीसीज आ रही हैं या कोई भी एरिथमियास हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और एक्यूट स्कीमिक चेंजेस जो हैं, क्योंकि हाइपरट्रोफी को तो वो रिवर्स नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो जो एक्यूट चेंजेस हैं वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है जमील, एमसीक्यू में भी इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने ये इसको कर लिया, आपने प्रिपेयर कर लिया इस पेशेंट को, ठीक है, ये आपकी अल्फा ब्लॉकेट भी हो गई, बीटा ब्लॉकेट भी हो गई, पोस्टल हाइपोटेंशन भी हो गई, ईसीजी चेंजेस भी चली गई, पेशेंट प्रिपेयर हो गया। अब इसको कैसे आपने कंडक्ट करना होगा, प्री ऑपरेटिवली क्या क्या आपको प्लानिंग करनी होगी, ये अतीक भाई बताएं। अतीक भाई। जी सर, जी सर। इस पेशेंट में प्री ऑपरेटिव, अब आपका प्रिपेयर हो गया पेशेंट, ठीक है, आपको बताया गया कि कल फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी है, एड्रिनलेक्टमी होनी है, ठीक है, तो एक तो बात ये कि एड्रिनलेक्टमी क्या लैप्रोस्कोपिक हो सकती है? हो सकती है सर, हो सकती है। तो लैप्रोस्कोपी अगर आ गया तो आपने सर्जन के साथ डिस्कस किया उसका क्या प्लान है, ओपन कर रहा है लैप्रोस्कोपिक कर रहा है, ओपन कर रहा है तो लैप्रोस्कोपिक कर रहा है तो लैप्रोस्कोपिक के कंसर्न आ जाएंगे, अगर ओपन कर रहा है तो एज अ लाइक अ लेप्रोटमी, ठीक है ना, वो या लेप्रोटमी हो सकती है या वो जिसने करवाया वो बता दे, क्योंकि मैंने ये प्रोसीजर नहीं कभी करवाया हुआ। कहाँ पे अप्रोच देते हैं, मैंने सिर्फ लैप्रोस्कोपी की देखी हुई है। देखो सर, तो ओपन में कहाँ पे इंसिजन देते हैं किसी ने अगर करवाई है? ओपन में सर इसके पास देते हैं, रीनल के पास, रीनल वाला इंसिजन, यानी कि लेटरल पोजीशन में किया जाता है ये ऑपरेशन। हाँ, लेटरल पोजीशन में से बिल्कुल सर। ठीक है, तो जो नेफ्रेक्टोमी की पोजीशन होती है वही लेफ्ट लेटरल पोजीशन। हाँ जी, तो रीनल पोजीशन जो होती है उसी में किया जाता है। तो बेसिकली आपने इसके अंदर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि अगर ये पेशेंट में आपने तो लेटरल पोजीशन के कंसर्न आ गए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंसर्न आ गए, ठीक है, और जो तीसरी आपने प्री ऑपरेटिवली और क्या क्या अरेंजमेंट करना होगा इस पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली? इसमें सर एक तो ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो हो गई है ना, अच्छा, हो गई है। प्री ऑपरेटिव में और क्या आपको करना होगा? एक बात इंपॉर्टेंट बोलनी है आपने, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को हमने रिस्टोर प्री ऑपरेटिवली अच्छा प्री वो ऑप्टिमाइजेशन हो गई है, आपने आईसीयू का बेड बोलना है, ठीक है, आईसीयू का बेड, ठीक है, ये पेशेंट आईसीयू के में जाएगा ये पोस्ट ऑपरेटिव, तो आपने आईसीयू बेड का जरूर जिक्र करना है इसमें, क्योंकि इसके अंदर इंट्रा ऑपरेटिव तो जो प्रॉब्लम्स होंगी पोस्ट ऑपरेटिव सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, एक आपने आईसीयू की बात कर दी, दूसरी और क्या बात आपने बतानी होगी इसमें सर? एक तो ये कि जब आप ड्यूरिंग इंडक्शन आपने सिंपैथेटिक रिस्पांस को वो करना है। नहीं, एक सेकंड ठीक भाई, मैं और आपको एक मिनट सोचें जरा आप, प्री ऑपरेटिवली जब आप पेशेंट को काउंसल करना होगा या पेशेंट से बात करनी होगी या वैसे आपके दिमाग में क्या क्या बातें होंगी? एक ये कि इसमें आईसीयू हो जाएगा, दूसरे इसमें इन्वेसिव लाइंस की जरूरत होगी, डेफिनेटली इन्वेसिव लाइंस विद प्रोविजन ऑफ वेसोडायलेटर्स एंड वेसोकंस्ट्रिक्टर्स, बोथ शुड बी अवेलेबल, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी और हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा तैयबा, अगर आपने एपिड्यूरल लिखा है ना, एक मिनट मैं यहाँ करेक्ट कर लूँ, तैयबा ने एपिड्यूरल लिखा है, तो एपिड्यूरल अगर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, लैप्रोस्कोपी के अंदर उसकी जरूरत नहीं होगी एपिड्यूरल की, ठीक है जी अतीक भाई। इसमें सर चार चीजें को कंसर्न करेंगे। एक तो सर इन्वेसिव, जिस तरह आपने बताया, इन्वेसिव मॉनिटरिंग है और हेमोडायनेमिक कंट्रोल स्पेशली डिमांड। दूसरा सर इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि सर पेशेंट को पहले प्री मेडिकेशन के लिए एंजाइटिस देनी है
और सर डीप इंडक्शन को डीप कर रखना है, और एपिड्यूरल जिस तरह मैडम मैंने बताया एपिड्यूरल भी दे सकते हैं अगर इफ इट इज ओपन। उसी बात एस्टामिन वाली ड्रग को अवॉइड करना है, स्पेशली जो कि कैटेकोलामीन को रिलीज को प्रेसिपिटेट करे सर। और चौथा जो है ना सर, इसमें ट्यूमर लाइगेशन, वेन लाइगेशन से पहले ना हमने चेक करना है प्रेशर और एंट्रोप्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए फॉर जस्ट टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन। देखें ये आपने, अब आप ये देखें ना, ये आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैंने इसीलिए आपको प्री ऑपरेटिवली बता दिया है ये बात कि फ्रॉम द स्टार्ट आप बेशक सिम्पैथेटिक स्ट्रेस रिस्पांस को आपने ब्लंट करने का नाम लिया है, लेकिन सडन हाइपोटेंशन नहीं हो सकती इन पेशेंट्स में। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खास तौर पे आपने एक पेशेंट को वेजोडाइलेट, देखे ना आप, रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, रियल टाइम सिनेरियो में होता है कि ये पेशेंट जो हैं वो अल्फा ब्लॉकेट हुई भी होती है ना इनकी। जी सर। तो क्या ये पेशेंट सडन आपने स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करते करते हो क्या सीवियर हाइपोटेंशन में नहीं जा सकते? तो आपने स्टार्ट में ही बोल दें, ये आपको सिर्फ ट्यूमर लाइगेट करने से पहले की और बाद की बात नहीं है। थ्रू आउट द प्रोसीजर देयर कैन बी स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर ranging from severe hypertension to severe hypotension। ये आप ये ज़हन में रखें। तो इन्वेसिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, एंड बिकॉज यू विल बी यूजिंग vasodilators or vasopressors, so it should be attached with a separate ports through invasive line, central line या pulmonary artery catheter के जरिए आपने अटैच करके रखना है ताकि आपको आपके पास कंट्रोल हो हीमोडायनेमिक्स। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि सेंट्रल लाइन आप बता दें, ठीक है। और उसके बाद ये कि आपने दोनों अटैच करके रखनी है, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द हैंडलिंग। सीवियर हाइपरटेंशन होगी या हो सकती है बाउट्स में, जब वो उसको कर रहे हैं तो आपके पास रेडी होना चाहिए वेजोडाइलेटर्स, और जैसे ही वो उसको रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो है वो सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपको स्टीरॉइड्स की इन्फ्यूजन देनी पड़ सकती है, आपको बोथ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन की आपको इन्फ्यूजन देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बात अगर आपने शुरू में है ही फ्रियोक्रोमोसाइटोमा में और कुछ है ही नहीं, अगला वो आपसे पूछेगा सवाल के कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। तो इंट्राऑपरेटिव कौन सा यूज इंट्राऑपरेटिव जो सर, ये किसकी आवाज आए, इंट्राऑपरेटिव है जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एस्मेलॉल, जो कि फौरन आपने अपने पास तैयार रखनी है। और दूसरा सर, सेकंड नंबर पे फेंटोलामीन अपने तैयार रखनी है, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रोपरसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग जो भी। और इसके अलावा जो है ना, अगर साथ ही हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन भी अवेलेबल होने चाहिए और वेजोप्रेसिन भी अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास सर। अच्छा, मुझे अलग अलग बता दें। आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्ड की बात आपने बता दी थी, मैग्नीशियम का क्या रोल होगा? अब मैग्नीशियम जो है ना सर, इसका ये रोल है कि ये तो सर उसको इंडक्शन के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आपने बोला है कि अगर कोई भी चीज नहीं असर कर रही तब आप मैग्नीशियम देंगे। हाँ, मैग्नीशियम का इसके अंदर क्या रोल होगा? मैग्नीशियम का सर रोल ये है कि सर इसमें कैटेकोलामीन स्ट्रेस को कम करता है सर। कैटेकोलामीन स्ट्रेस स्टेबलाइज करता है सर, स्टेबलाइजेशन करता है। आप करीब पहुंच गए। मैग्नीशियम सल्फेट है क्या? उसका एक तो वेजोडाइलेटर इफेक्ट होता है और एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है। तो यू आर अचीविंग द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट थ्रू मैग्नीशियम, ठीक है। सर सही है। तो आप रीजन के साथ याद करें, ठीक है। ठीक है सर। और सर एक वो बता दिए, सडन ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है 200/120 हो गया है, तो उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? इसमें सर आईसीबी हो सकती है आपका सर, ब्लीडिंग जो होती है, और उसके अलावा सर एरिथमियाज हो सकती हैं सर, सीवीएस सिम्पटम्स हो सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास जो वो है सीवियर जो ना, ज्यादा खूबसूरत जुमला हार्ट के रेफरेंस से क्या सिखाया है सर? मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ सकती है। शुक्रिया, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। स्ट्रेस बढ़ेगा, सडनली हार्ट रेट बढ़ेगा और उसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है।
सही सर, और एरिथमियास तो है ही है। सही सर। और इसके अलावा इंट्राऑपरेटिवली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो सर्जरी रिलेटेड है? क्या ये बहुत वास्कुलर एरिया है? सर ये वेस्कुलर एरिया सर, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है ना? ब्लीडिंग हो सकती है बिल्कुल सर। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो सारे कंसर्न हैं, हीमोडायनामिक इफेक्ट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे बोलें कि हाँ, हीमोडायनामिक सिक्वेली ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। बिल्कुल सर, यूजुअली सर। ये रिट्रोपेरिटोनियल होता है, रिलेटिवली लेस प्रेशर पे भी हो सकता है ये, ठीक है। और लैटरल पोजीशन के अंदर जो एनेस्थीसिया के कंसर्न है वो भी आपने ज़हन में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर वन लंग वेंटिलेशन नहीं हो रही, लेकिन लैटरल पोजीशन के जो एनेस्थीसिया के कंसर्न्स होंगे वो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि ये रीनल पोजीशन में ये एनी अदर सर्जरी इन लैटरल पोजीशन, ठीक है। अब क्या रह गया? बस खत्म हो गई बात। एनीथिंग अब जो इंट्रा ऑपरेटिवली और कोई चीज़ है, यही चीज़ें पोस्ट ऑपरेटिवली है कि जब आपने रिमूव कर दिया है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोवोलीमिया होगा, और अगर पोस्ट ऑपरेटिवली सडनली हाइपरटेंशन हो रही है तो हो सकता है कि आप जो दवाई दे रहे हैं वो आप ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या अगर वो परसिस्टेंट रहता है तो हो सकता है कि रेजिडुअल, ठीक है। जी डॉक्टर निशान, इसमें तो इंट्रा भी हाइपोटेंशन होगा सडन, जब जैसे ही वो जो ट्यूमर को लाइगेट करेंगे, वेनस सप्लाई को उसको लाइगेट करेंगे, तो उसी वक्त भी हाइपोटेंशन होगा पेशेंट। जी और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो है, जी पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि ये पेशेंट क्योंकि इसमें जो कैटेकोलामिन सर्ज ज्यादा होता है, तो इंसुलिन जो है वो इनहिबिटर इफेक्ट करेगा, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा इसमें। और बायलेटरल अगर करेंगे एड्रेनलेक्टोमी तो वही फिर स्टेरॉइड देना पड़ेगा इसमें, पेशेंट में हाइपोटेंशन होगी और पेन अच्छा, की वजह से एक सेकंड बायलैटरल एड्रेनलिन, अगर बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी ना करें तो भी क्या इसमें हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन और ये नहीं हो सकती? जी सर, होगी, बिल्कुल होगी। देखिए ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो शोर मचा रहा था, एक गधे को डंडे पड़ रहे थे तो वो चल रहा था, वो एकदम से जब डंडा हट जाएगा तो वो गधा वहीं पे बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? बिल्कुल। तो ये आप गैर जरूरी, देखिए ना, मैं आप लोगों को गैर जरूरी चीजों से बचाना चाह रहा हूँ। ये सवाल का ये गैर जरूरी आपने बात बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। वाइवे में अपने आप को फोकस कीजिए, जो गैर जरूरी बातों से परहेज करें। टेबल वाइवे में इतनी बातें नहीं है, इतनी बातें बताने आपको, अभी आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। टेबल वाइवे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इतना टाइम होता है कि इतनी सारी बातें बताएं? टू द पॉइंट यार, वो रोलर कोस्टर आप याद कर लें। अगर वाइवे से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक दफा पाकिस्तान दुबई के रास्ते चले जाएं, रोलर कोस्टर में बैठते हुए जाएं, तो वो जो रोलर कोस्टर का फिनोमेना होता है ना, वही वाइवे में होता है। पता ही नहीं चलता, पहले सवाल से आखिरी सवाल तक आप पे लगता है जैसे आपके दिमाग की दही बन गई है, सॉरी लस्सी बन गई है, आपकी दही से लस्सी बन गई है, ठीक है। तो इसलिए ये आपने, मैं इसलिए टोक रहा हूँ बार बार, प्लीज के टू द पॉइंट रहें, वहां पर आपको इससे ज्यादा बातों करने की जरूरत ही नहीं है। आपने, इसीलिए मैं अतीक भाई को टोका, मैंने कि प्री ऑपरेटिवली बताएं, वो इंट्रा ऑपरेटिवली बताना चाह रहे हैं, मैं कहा कि भाई प्री ऑपरेटिवली उसको एग्जामिनर को बता दो कि ये पेशेंट जो है, मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा इन्वेसिव मॉनिटरिंग के बगैर, इसको हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रेफरेबली इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर शुड बी टेकन बिफोर and immediately after intubation you take invasive central line and attach both vasodilators and vasopressor, because any hemodynamic instability can occur, either hypotension or hypertension, ठीक है। और when it is removed, after that आप ये बार बार सब लोग वेन का जुमला बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोल दें ठीक है, लेकिन वो अगला, अगर आप उसने आपसे स्टेप्स पूछे तो सर्जिकल स्टेप्स याद नहीं होते। अगर आपसे उसने और स्टेप्स पूछ लिया, आर्टरी और वेन का पूछ लिया, फिर आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे ना। तो बिला वजह जरूरी नहीं है कि आर्टिकल में अगर लिखा हुआ है तो आप उस जुमले को जरूर बोल के छोड़ेंगे, जरूरी नहीं है। जब रिमूव कर दिया गया है तो सडनली देयर कैन बी हाइपोटेंशन, तो उसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपने एंटिसिपेट करना है। सडनली सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर, हाइपोवोलीमिया कैन अकर, हाइपोटेंशन कैन अकर, और आपने एंटिसिपेट करना है एंड यू हैव टू गिव बोथ, प्रोबेबली आपको दोनों देने पड़ेंगे, क्या उसको कहते हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है, क्योंकि आपको बोथ अल्फा एंड बीटा इफेक्ट्स चाहिए, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली दोनों देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उससे पहले जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसके अंदर जैसे मैग्नीशियम आप पहले भी बैकग्राउंड में चला सकते हैं टू अचीव द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, बिकॉज इट विल
inhibit the release of catecholamines or protect the release of catecholamines by stabilizing the membranes. ठीक है, तो ये शायद इतना ज्यादा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो सोर्स एक वहां पर एटम बम है, तो मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा कोई नहीं होगा, लेकिन ये जुमला आप बोल सकते हैं। बाकी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? जी सर ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर्स है ना, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग में, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव आपको प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन ना मिले, एक चीज। और दूसरा ये है कि पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ना, वो पूछ सकता है डॉक्टर साहब उसको दोबारा फिर जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, तो वो स्विंग हो सकते हैं, मगर अगर ये हो सकता है तो उसके कहीं कोई जो है ना पॉइंट या कुछ जो है ना वो रह गए, या ट्यूमर जो है ना उस वजह से भी हो सकती है। हाँ अच्छा, ये मैं एक दो बातें मिस कर गया था, ये तैयबा ने चैट में भेजा हुआ है। एक तो बात ये कि इसके अंदर इनहेलेशन एजेंट कौन सा अच्छा होगा? बस डेस्ट अवॉइड कर लें, बाकी आइसो भी टेकी कराती है, फिर सीवो दे दें, सीवो अच्छी है। तो सीवोफ्लोरिन इज अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू डेस्फ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन, बोथ कैन कॉज टैकीकार्डिया। एक बात हो गई। अच्छा, आईवी इंडक्शन एजेंट कौन सा बेहतर है? इंडक्शन प्रोपोफोल बेस्ट है। इटोमिडेट भी दे सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा कार्डियक स्टेबलाइजर है। आपने प्रोपोफोल बेस्ट क्यों बोला है? देखो प्रोपोफोल बेस्ट तो आपको एडिशनल नंबर नहीं मिलेगा सर, एक्टिवेट नहीं देंगे। तो आप इसमें आपको ये, आप इसमें जो डिजाइन में ये रखो बात कि आप अगर आपको लगता है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है तो आप एटोमिडेट भी बोल दें, लेकिन एटोमिडेट की यहाँ पर और क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? एक और सर, स्टेरॉइड की जो ना वो करते सप्रेस करते हैं सर, वो रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन करता है फिर, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म यूज के बाद करता है। ना 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 सिंगल डोज से एड्रिनल सप्रेशन होती है। एटोमिडेट ना देने की ये रीजन है, मैं आपको यही बात देना है तो यहाँ लिखा हुआ है इवन सिंगल डोज जो है। हाँ जी 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 सर, अगर ब्लड प्रेशर स्विंग्स का मसला है, हाइपरटेंशन का है, तो उसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं विद रेमिफेंटेनिल या फेंटेनिल, ताकि उसकी डोज कम हो जाए और साथ ही साथ हमारा वो इंडक्शन अचीव हो जाए विद लो डोज। हाँ जी, नहीं वो आप सही, यही मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि देखें तैयबा, अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड सच वर्ड्स, बेस्ट, वर्स्ट, ठीक है, ट्राई टू बी डिप्लोमेट लाइक ब्लडी पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो उसका फायदा ये होगा कि आप यू कैन टर्न अराउंड इजीली। आप ये बोलें कि इंडक्शन के वक्त सडन, एक तो हमारा कंसर्न सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ सकता है, बट एट द सेम टाइम देयर कैन बी सडन हाइपोटेंशन, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्योंकि जाहिर बात है ये पेशेंट एस्पिरेशन इलेक्टिव केस है ना, तो आप इलेक्टिव केस के अंदर वो एस्पिरेशन वाली बात तो इतना इसमें ज्यादा कोई अगर नहीं है कोमॉर्बिडिटी, तो आप बोल देंगे अगर एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है तो आप टाइट्रेटेड डोजेस दें और वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एटोमिडेट, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिस्क वर्सेस बेनिफिट में एटोमिडेट देने की इंडिकेशन है, अदरवाइज क्योंकि ऑलरेडी आप एक साइड का एड्रिनल निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से है, और आप एड्रिनल सप्रेशन मजीद कर देंगे तो इट कैन थ्योरेटिकली, क्लिनिकली क्या इसका शायद इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट ना हो, लेकिन आप थ्योरेटिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए it will worsen the situation, ठीक है। Etomidate can worsen the situation regarding steroids। बाकी हेमोडायनामिकली तो वो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट हो, ठीक है। एनाल्जेसिया के लिए आप मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, कौन कौन सी दवाइयां आप ना दें या दें, वो भी हम लोगों ने पहले भी बोल दिया। मॉर्फिन अवॉइड करें बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन रिलीज, और फेंटानिल और रेमिफेंटानिल तो अच्छे हैं फॉर एनाल्जेसिया। और नहीं देंगे सर। अच्छा, डेक्समेडिटोमेटिन, यस, और लाइडोकेन इन्फ्यूजन, और आपका एनसेड की कोई होगी कॉन्ट्राइंडिकेशन? नॉट रियली, इस केस में शायद नहीं, पेशेंट फिर वेरी करेगा। हाँ जी, मतलब लाइक ये कि पैरास्टामोल, एनसेड्स, डेक्समेडिटोमेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइडोकेन, दीज आर ऑल ऑप्शंस। आप उसके अंदर
इसके अंदर आप वो लगा सकते हैं क्योंकि मतलब लाइक एक अगर लैप्रोस्कोपिक हो रहा है तो आप उसमें टैप ब्लॉक लगा सकते हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम ब्लॉक लगा सकते हैं, इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी या वून इन्फिल्ट्रेशन हो गई, पैथिडीन अवॉइड करेंगे, पैनक्रोनियम अवॉइड करेंगे, मसल रिलैक्सेंट्स में ज्यादा बेहतर, सबसे बेहतर कौन सा होगा? विक्रोनियम। सबसे बेहतर अगर आपको कुछ बताना ही है ना तो सिसएट्राक्यूरियम बोले ना। विक्रोनियम क्यों बोलना चाह रही हैं आप? सर क्योंकि वो लिखा है कि कार्डियक स्टेबलाइजर्स लाइक ज्यादा सर, अच्छा है कार्डियक के हिसाब से। मैडम तैयबा ने मॉर्गन शरीफ में पढ़ा हुआ है दोनों में। नहीं, ये नहीं बात मॉर्गन में नहीं पढ़ा हूं। नहीं, ये बात नहीं है। आप देखें विक्रोनियम आप बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर तमाम मसल रिलैक्सेंट्स को देखें ना तो सबसे सेफ मासूम सिसएट्राक्यूरियम, ठीक है। सिसएट्राक्यूरियम से ना तो हिस्टामिन रिलीज होती है, सिसएट्राक्यूरियम ना तो किडनी लिवर से मेटाबोलाइज होता है, ना सिसएट्राक्यूरियम से कोई और कार्डियक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो या फिर ये वही ना सियासी बयान दे देना कि आई विल अवॉइड जो ना मसल एस्टिमेट रिलीज हिस्टामिन और आप ट्यूबाकेरोलिन, सक्सामेथोनियम, सक्सामेथोनियम, एट्राक्यूरियम ये आपने नहीं देने, ठीक है। तो फिर अच्छा आपने मुझे बताया आपने रोक्रोनियम क्यों नहीं दिया? रोक्रोनियम से क्या प्रॉब्लम है? रो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने विक्रोनियम क्यों बोला? पता है वहां पे होता पता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात पे आपको कोई फेल नहीं करेगा तैयबा, आप एकदम से परेशान हो जाओगे, समझ आई? अगर आपसे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा है ना और आप उस काउंटर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके ना तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आता सब है। प्रैक्टिस ये बात है कि वहां पर ब्रेक्स टाइट कहाँ से होनी है आपकी, कि कोई बात ऐसी ना बोले कि जिसपे कोई काउंटर क्वेश्चन हो जो आप ना जवाब दे सके, जैसे आप इस वक्त नहीं दे सकी ना। तो एक्चुअली मसल रिलैक्सेंट हिस्टामिन रिलीजिंग अवॉइड करें। दूसरी यू कैन यूज एनीवन, आप सिसएट्राक्यूरियम भी यूज कर सकते हैं, आप विक्रोनियम भी यूज कर सकते हैं, आप रोक्रोनियम भी यूज कर सकते हैं, अगर उसकी कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, ठीक है। तो उसकी लिवर और किडनी की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो रोक्रोनियम और विक्रोनियम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए सिसएट्राक्यूरियम का नाम ले रहा हूं कि वो जो मर्जी मरीज हो, आप सिसएट्राक्यूरियम की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, ठीक है जी सर। तो ये पॉइंट है। राबिया और कोई चीज ऐड करना चाहोगी आप? राबिया हैज गॉन। ओके सर कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। एक तो थोरेसिक एपिड्यूरल रह गया, एपिड्यूरल भी हमारे मल्टीमोडल एनेस्थीसिया में आ सकता है। अच्छा, अगर आप ओपन कर रहे हैं केस ऑफ ओपन, ठीक है, वो एपिड्यूरल की बात हमने कर ली है, तो वो आपने डेफिनेटली अगर ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर पेन स्ट्रेस आपको ब्लंट करना है, डेफिनेटली दैट विल बी एन ऑप्शन। वो तो बता दिया था मैंने शुरू में ही, हम लोगों ने जहाँ प्रिपरेशन वहां पर आपने देखिए एक जेन में रखें बात, जब आपने कट्टा खोल दिया है ना तो कट्टे खोलने के बाद आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, आप भूल सकते हैं। आप प्री ऑपरेटिवली सारी चीजें बताने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो होता है ना प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, के दिमाग से बाहर आ जाए। आप अपना सिर्फ ये कहें प्रिपरेशन के अंदर ये चीजें रेडी होनी चाहिए, प्रिपरेशन के अंदर ये मेरा कंसर्न है, पोस्ट ऑफ आईसीयू में जाएगा, इन्वेसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वेजोडायलेटर वेजोप्रेसर्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। और आई शुड बी रेडी फॉर सडन बाउट्स ऑफ हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। एक तो आप इन्फ्यूजन में और जनरली जिस तरह अभी जमील ने मेंशन किया था कि जो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां हैं वो प्री ऑपरेटिवली बंद कर दी जाती, ठीक है। ठीक है सर। एक और जो बात फिर ऐड करूंगी, एक तो वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग जरूरी है इस केस में, वो तो देख लें केस की, उस पर भी डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे भी। इसमें तो आपने करें टेम्परेचर मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग जरूर करें, वो नहीं बताया अभी हमने। अगर आपने सीवीपी डाल भी लिया तो फिर भी यू शुड बी हैविंग अ लार्ज बोर आईवी एक्सेस उसके साथ भी, क्योंकि अगर आपको रिससिटेट करना पड़ा तो फिर उसके लिए आपको आईवी एक्सेस चाहिए। ये 3 बातें थी मुझे जो याद। मॉनिटरिंग आपने ना ये हैबिट बना लें कि हर पेशेंट के अंदर जब आप बता रहे हैं ना स्पेसिफिक मॉनिटरिंग इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी हैबिट बना लें। इसी तरीके से आपने दूसरी और आपने क्या बोला मॉनिटरिंग के अलावा आपने कुछ और बोला था सर? लार्ज बोर आईवीज, लार्ज बोर आईवी कैनुलास। तो ये ज़हन में रखें कि सीवीपी इज नॉट नेवर फॉर रिससिटेशन, नॉट फॉर पेशेंट के अंदर भी सीवीपी इज नॉट फॉर रिससिटेशन, सीवीपी इज टू गिव वेजोप्रेसर एंड वेजोडायलेटर्स, ठीक है। रिससिटेशन के लिए एक और बात ऐड करूंगी।
हाँ क्योंकि लार्ज बोर आईवी कैनुलास हम लोग तो 18 को कहते हैं ना, लार्ज बोर आईवी कैनुलास 14 है, 14 गेज। तो सीवीपी की कोई भी पोर्ट 14 गेज की नहीं होती, सीवीपी की मैक्सिमम भी कोई होती है तो 16 की होती है, नहीं तो यूजुअली 18 होती है। ठीक है 18 जी। सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि पेशेंट जैसे हमने कहा कि इंट्राऑपरेटिवली दे कैन गो टू एनी एरिथमियाज, तो उसके लिए मुझे आप एक बात बता दें कि जो हमारे पेपर में भी आया था, जो मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। फियोक्रोमोसाइटोमा आप करा रहे हैं, पेशेंट वेंट इनटू द एफिब हुआ उससे और हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हुआ, हाइपरटेंशन थी उस एमसीक्यू में उसको, ठीक है, और साथ एफिब हुआ। अब दो ऑप्शंस थे, एक बीटा ब्लॉकर का ऑप्शन था दैट वाज मीटोप्रोलोल और प्रोपेनोलोल आई गेस वाज गिवन, और दूसरा था डीसी कार्डियोवर्जन। तो अगर जैसे अगर ओटी में था तो डीसी कार्डियोवर्जन नहीं करेंगे ना हाइपर में, लेकिन सर हीमोडायनामिकली तो अनस्टेबल है ना, मसला ये था मुझे। नहीं एक सेकंड, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल का क्या मतलब होता है? हाइपोटेंशन होता है ना, लेकिन फिर हाइपरटेंशन तो नहीं होगा ना, फिर इसको मीटोप्रोलोल दे दिया, ठीक है, बीटा ब्लॉकर दे दे। ठीक है, इस पे रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल, बीटा ब्लॉकर या एमओडब्ल्यू। अच्छा उसके बाद आप मुझे ये बताएं, अगर हाइपोटेंशन विद दिस एफिब न्यू ऑनसेट ओटी के अंदर हो, आप बताइए। फिर डीसी कार्डियोवर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड। ये देखें इसके अंदर आप किसको फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? एल्गोरिथम को, मैं एसीएलएस के एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा हूँ, टैकीआरिथमियास के एल्गोरिथम। अनस्टेबल एट्रियल फिब्रिलेशन, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अनस्टेबल क्या उसको कहते हैं एसवीटी, डीसी कार्डियोवर्जन। ठीक है, स्टेबल पीटी लाइडोकेन, स्टेबल एट्रियल फिब्रिलेशन, रेट कंट्रोल एंड रिदम कंट्रोल, स्टेबल एसवीटी, वेगल मैन्यूवर्स नहीं होता तो आपका एडिनोसिन या फिर बीटा ब्लॉकर, ठीक है, या बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो एस्थमेटिक और एडिनोसिन आपने एस्थमेटिक में नहीं देनी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी पल्सलेस वीटी या पल्सलेस या वीफिब, उसमें आपने डीफिब करना है, ठीक है। आपका ये जो है टॉर्सेट्स भी क्या करते हैं, मैग्नीशियम दे दें। अगर मैग्नीशियम से के साथ और क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे इसकी रेफरेंस नहीं पता, लेकिन इसकी आंसर पेसिंग है, मुझे इस वक्त याद नहीं है कि कहाँ पर मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, सही है सर, सही कह रहे हैं, इसमें आपने कार्डिक पेसिंग कहनी है। एक और बात, ये जर्नलाइज बात है, जहां पर भी आपको ब्रेडी एरिथमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं ना आप इंट्राऑपरेटिवली, या एक ऐसा पेशेंट है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि वी कैन कीप आवरसेल्फ रेडी फॉर टेम्परेरी पेसिंग, इधर ट्रांसक्यूटेनियस और ट्रांसवीनस, एक बात हो गई। और इफ वी आर एक्सपेक्टिंग एनी फेटल एरिथमियाज वी शुड अटैच डिफिब्रिलेटर पैड। जो यही मैं कहना चाह रही थी कि वो भी रेडी होना चाहिए ओटी में, क्योंकि ये एक सिनेरियो भी हो सकता है आपके साथ। ये सिनेरियो हो सकता है, ये आपका जनरलाइज, ये नॉट स्पेसिफिक टू दिस कंडीशन, ठीक है, ये नॉट स्पेसिफिक टू दिस कंडीशन, ये आपको जनरलाइज वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन, कोई इससे रिलेटेड कोई एड्रिनल और ये सारी कहानी, ठीक है सर। अगर सर अभी रह गया एक चीज सिर्फ, सॉरी सर, एक वो रह गई है जो आपके क्वेश्चंस में था कि आपका फियोक्रोमोसाइटोमा अनडायग्नोज्ड इन इमरजेंसी एंड इलेक्टिव का तो मैं आपको बताती हूँ जो मुझे समझ आया, वो ये है कि इलेक्टिव केस में आपने स्टॉप करनी है सर्जरी, इफ पॉसिबल ही होगा क्योंकि इलेक्टिव आप करा रहे हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हैं सर्जरी के। आप उसे स्टॉप करेंगे और पेशेंट को पहले आप देखेंगे और उसे ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर ब्लॉकेट करा के फिर लाएंगे दोबारा सर्जरी के लिए, डेफिनेटिव सर्जरी कराएंगे। ये मुझे समझ आया इलेक्टिव के केस में, बिल्कुल यही। बट इमरजेंसी में फिर अब आप बताएं कि क्या करें। यही सारी कहानी जो उसको स्टॉप करना है आपने। नहीं, इमरजेंसी में आप स्टॉप तो नहीं कर सकते ना, तो फिर इलेक्टिव में तो मैंने स्टॉप करा दिया ना सर्जरी। इलेक्टिव में आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि इफ द सर्जरी इज इलेक्टिव हैज नॉट बीन स्टार्टेड, तो इट इज बेटर टू पोस्टपोन द केस, ठीक है। अगर ऐसी पिक्चर क्रिएट हो गई है कि जिसके अंदर आपने इंट्राऑपरेटिवली आपने इंडक्शन किया और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर
क्रेजी ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जुमला आपने वाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। एमसीक्यू में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अगर उसकी सिनेरियो से आपको पता लग जाएगा कि आपने इसमें प्रोसीड करना है या नहीं करना है, इलेक्टिव में प्रोसीड नहीं करना। इमरजेंसी के अंदर आपने रिस्क सर्टिफिकेशन करनी है, यही सारी कहानी, यही आपने क्या नाम है उसका रिस्क, क्या नाम है उसका, जो आपने इन्वेसिव लाइन ले लेंगे, आप सेंट्रल लाइन डाल लेंगे, आप वेजोडाइलेटर्स देंगे, वेजोप्रेसर्स देंगे और सर्जरी को करेंगे और पोस्ट ऑपरेटिवली उसको मॉनिटर करेंगे आईसीयू में। एज इफ आप ये समझ लीजिए कि एज इफ रेजिडुअल हो गया है, ठीक है। जो चीजें रेजिडुअल के अंदर होती है ना, वो सारी चीजें आती हैं। सर मेरा सेम क्वेश्चन था लेकिन विद प्रेगनेंसी। अतीक भाई आप ड्यूटी लगा के बैठे हुए वही जगह से जहां से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको भी जहां से पता चलता जा रहा है वहां से मुझे भी पता चलता जा रहा है, समझ आई। प्रेगनेंसी में क्या होता है आप मुझे बताइए। सर प्रेगनेंसी में ये होता है कि सर अतीक भाई सर, ये देखें लैपटॉप में ना किसी दिन कैमरा जो हो खोल के ना मैं आपको हाथ जोड़ के बता दूंगा, ये अल्लाह के वास्ते अपने आप को कॉम्प्लिकेट ना करें, खुदा के लिए अतीक भाई, अल्लाह रसूल का वास्ता आपको ना करें कॉम्प्लिकेट। नहीं कर रहा सर। छोड़ दें इसमें आप वाली बात चलेगी ना, उनसे कहोगे कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगी प्रॉब्लम और जो फिनोक्रोमोसोम के दोनों को वेरी मच, दोनों को जमा कर दें और आंसर विल बी 1 + 1 विल बी 3। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग आंसर है इसका, कि अगर प्रेग्नेंट पेशेंट थी और आपको सडनली हो गया, वो उनमें से किसी एक में सिनेरियो में फिट होगा ना। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर जो भी सर्जरी हो रही होगी, या तो कोई और सर्जरी के लिए आ गया प्रेग्नेंट पेशेंट, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर आ गए हैं फॉर एनी सर्जरी, और उसके अंदर आपको डायग्नोसिस जो है ना वो टूवर्ड्स चला गया आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, यही सारा काम करेंगे, वही 2 लाइव्स होंगी, जो प्रेग्नेंट पेशेंट के सारे कंसर्न वही आ जाएंगे। इमीडिएटली आप ऑब्स्टेट्रिशियन को जैसे आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो आप इमरजेंसी सर्जरी के एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बात है तो बता दीजिए। जी अतीक भाई। सर एक बात है वो ये बात है कि अगर फियोक्रोमोसाइटोमा डायग्नोज हो गया ना और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या ये बात सही है कि आप फियो को रिसेक्ट करा दें सर्जिकली बिफोर द सिजेरियन, अगर आपने जब उसका कराना होगा? देखिए आपको इसके लिए भी मैं आंसर आपको वो दूंगा जो आप ज़हन में रखें। पहले ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें, तीसरे ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं अगर ऐसी सर्जरी है विच इज फेटल टू लाइफ, विच इज थ्रेटनिंग टू लाइफ। ये मैं आपको ये इसके लिए नहीं स्पेसिफिकली कह रहा। और आपका आंसर वाइवे में अगर आपसे ये सिनेरियो, अव्वल तो ये लीस्ट लाइकली है कि पूछा जाए, लेकिन अगर फिर भी पूछ लिया गया है कि, तो ये जनरल याद रखें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ये जुमला आपको सेव कर लेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टू सी टू टेक अ डिसीजन outweighing, if there are more risk than benefits then you will not do it, if there are more benefits than risk you will do it, ठीक है। और जिस तरह किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर जो होता है कि क्या नाम है इसका, कोई भी सर्जरी अगर है इलेक्टिव सर्जरी, आपने कोशिश करना है कि अगर ऐसी है कि जो करवानी है, आप पूरी प्रेगनेंसी नहीं गुजार सकते, तो आप कोशिश करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से वो सेकंड ट्राइमेस्टर में चली जाए, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप करवा सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस का मसला भी नहीं होगा और प्रीटर्म लेबर पे तो जा सकती है, उसमें क्या नाम है इसका, प्रीटर्म लेबर कह रहा हूँ, उसको अबॉर्शन का रिस्क तो होगा, लेकिन क्या नाम है उसका, वो रिस्क नहीं होगा कि जो लेटर ऑन होगा, ठीक है। तो जो ये मुझे याद है कि आप क्या नाम है इसका, ये अब जैसे अगर वो जो आर्टिकल के अंदर जुमला लिखा हुआ है ना, फियोक्रोमोसाइटोमा इज डायग्नोज्ड बिफोर 4 weeks of gestation, the tumor is often resected immediately even though there is possibility of fetal compromise। ये देखें, ये जुमला, या मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि किताबों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली मैं बहुत अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि
2021 में आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आर्टिकल्स में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन इस किस्म की चीजों से अपने आप को टॉर्चर ना करें प्लीज। इस तरह किस्म की चीजों से अपने आप को टॉर्चर ना करें। इस तरह तो बेतहाशा चीजें होती हैं। सर ये 24 वीक वाली क्या बात की आपने, समझ नहीं आई। 24 इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में ना, बीजे एजुकेशन का आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 24 वीक्स के पहले डायग्नोज हो गया तो आप फौरन कर दें उसको। तो एक्चुअली वही वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप कर दें, यही वो कह रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर लेकिन आपको बेहतर आंसर ये है कि आप इसमें आउटवे करेंगे रिस्क वर्सेस बेनिफिट, उसकी सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि फेयोक्रोमोसाइटोमा के साथ उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी अतीक भाई किधर चले गए आप? इधर ही है सर। बताइए, फियोक्रोमोसाइटोमा प्रैक्टिकली आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? सर प्रैक्टिकली सर मुझे जो फियोक्रोमोसाइटोमा में सर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको सर हाइपोटेंशन है, मतलब और हाइपोग्लाइसीमिया है। इसके अलावा सर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, और इसके अलावा ब्लीडिंग, और इसी में मल्टीपल मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ मतलब वो क्राइसिस के लिए में जा सकता है पेशेंट हाइपोडेलिज्म के साथ। और इसके अलावा जो है सर, देखिए यहाँ पे आप ऑप्स पेशेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्स पेशेंट के रेफरेंस से बात करें ना आप। अरिथमिया, अच्छा उसमें बच्चे की मल्टीप्लस मॉनिटरिंग, और इसके अलावा सर उसकी जो है ना पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकती है सर बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से। और देखें जो भी चीज होगी ना वो मैटरनो फीटल सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स और फीटल ग्रोथ की प्रॉब्लम्स, ठीक है, जस्ट लाइक एनी हाइपरटेंसिव पेशेंट। सही सर। तो ये आप याद रखें कि सिर्फ आप ज़हन में, इसके अंदर आपको पता है ज़हन में क्या रखना चाहिए, ये प्रेगनेंसी के लिए मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ें के जो प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर होके जा सकती हैं उन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा वरी करना है, ठीक है। सही सर। जो है जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस की जो पेशेंट है वो उसके अंदर बच्चों के अंदर ट्रांजिएंट सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। ठीक है जी सर। अच्छा, इसी तरीके से एक पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी है, उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, हो सकती है सर। जी। एनी अदर वर्ड्स फॉर ऑन इट? अगर एक पेशेंट मदर है हेपेटाइटिस सी तो उसके बच्चे को जरूर होगा हेपेटाइटिस सी? नहीं सर, जरूर तो नहीं होगा, कैसे हो होगा सकती ये? है, पर रिस्क है। हो सकती है, रिस्क हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। मैं यही तो मेरा मासूमाना सवाल है, वायरस क्या प्लेसेंटा क्रॉस करके जा सकता है? पूरा ब्लड तो जा रहा है। जी इसका वैसे बाय द वे मुझे भी सही तरह आंसर नहीं पता। रात के 12 बजे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो दुनिया तो रात के 12 बजे आप ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट इन फिब्रोमासाइटोमा क्यों आपने छेड़ा है, मुझे ये बताइए। ये मैंने मैडम तैयबा ने छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा सर। नहीं, ये आपने छेड़ा है, ये आपने छेड़ा है जी। सर वो भी मैं पढ़ रही हूँ, एक केस स्टडी है एक अनडायग्नोज मदर वाली, वो अगर इन्होंने पढ़नी है तो वो पढ़ लें। एक अनडायग्नोज मदर थी फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ, वो प्रेजेंट हुई और फिर वो सारा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, जब एग्जाम पास हो जाए ना तो आप जो मर्जी करें, यू हैव लाइसेंस टू किल, बिफोर प्लीज डोंट पीप योर नोज इन टू मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर ये वी ट्रांसफर होता और ओनली चांसेस आर ड्यूरिंग द डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। हाँ जी, ड्यूरिंग द चाइल्ड डिलीवरी के बर्थ, दौरान। जी सर। क्योंकि और हाँ जी हाँ बोले बोले बोले। सर HIV के बारे में कहते हैं कि HIV जिसको है उसके अंदर यानी बेबी में ट्रांसफर होने के हेपेटाइटिस चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ओनली हेपेटाइटिस C।
ठीक है, चले ये बहरहाल ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया था जिसका मुझे खुद भी नहीं आंसर आता। ठीक है, आप लोग देख लें इसके अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि जो भी एक पेशेंट है ना, ये एक किसी दिन इंशाल्लाह करेंगे ये टॉपिक भी, कि एक पेशेंट है जिसको मतलब हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या HIV है या कोई भी ऐसी जो ब्लड बॉर्न है, तो उसके अंदर आपने या जो सिक्रीशन से होता है, तो आपको उसको इंट्राऑपरेटिवली आपने उसका कैसे कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया करना है, उसके लिए क्या क्या एहतियातें करनी है, और अगर आपको प्रिक हो गया तो आपने क्या करना है। ये ट्रेबल वाइवा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जी ये आया था सर। मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, ये जो फियोक्रोमो और हाइपरटेंशन वो प्रेगनेंसी का मसला था, ये बड़ी अच्छी बात इसने लिखी है कि अर्ली डायग्नोसिस तो चलें ठीक है, वो उसकी प्रोग्नोसिस को बेहतर कर सकती है, बट ऑलवेज थिंक अबाउट अ क्लोज कोलैबोरेशन, वही जो मल्टीडिसिप्लिनरी हमेशा आप कहते हैं, ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन कैन रिजल्ट इन द गुड मैटरनल एंड द फीटल ट्रीटमेंट आउटकम। तो मेरे ख्याल से ये इतना बहुत है कि सबको मिला लें और फिर काम कर लें अपना। जब अतीक भाई बनेंगे ना एग्जामिनर, तो बच्चों के ऊपर कहर पड़ जाएगा खुदा की। ठीक है ना, अतीक भाई ने आर्टिकल के आखिरी लाइन में से सवाल पर पूछना है। ठीक है, अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। जमील आपकी कल ड्यूटी तो नहीं है? साइंस सेंटर जो होंगे वो होंगे जो आपको वैसे क्लिनिकली पता चल रहे होंगे, लेकिन एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया आपको क्या पता चलेगा? हाइपरकैलेमिया हो गया, आपको अंडर एनेस्थीसिया कैसे पता चलेगा? हो सकता है सबसे पहले ही आपको एरिथमियाज हो जाए या हार्ट अरेस्ट हो जाए सडनली, आप ECG की चेंजेस भी बाईपास हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो 12 लीड के बगैर जो है वो खाली ECG की रिदम लीड के अंदर आप चीज़ों को 100% नहीं कर सकते पिक। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग पढ़ें इसी तरीके से कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आगे आगे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये एक एड्रिनल के अंदर बेतहाशा चीजें जो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मेडुला के अंदर जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपको कैटेकोलामीन्स की सिंथेसिस और उसकी फेट जो है वो पता होना चाहिए, और जो फियोक्रोमोसाइटोमा की जो ड्रग्स हैं उनमें किसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी अल्फा 1 है, कौन सी अल्फा 2 है, कौन सी बीटा 1 है, कौन सी बीटा 2 है, प्रोपेनोल देंगे क्या देंगे, मतलब आपको ये तरतीब से ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, चले एनीवेज जी, इंशाल्लाह कल फिर कल उसमें कर लेते हैं, और जो इनकी फार्माकोलॉजी है वो भी कल कर सकते हैं वो। सर मुझे हो जाएगा ना। हाँ जी, आपने शुरू करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से डिस्कशन शुरू करेंगे, और उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इफेक्ट कैसे होता है, दवाइयां कैसे एक्ट करती हैं, और फिर उनको मॉनिटर कैसे करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। और अगर क्योंकि ये जब हो गया तो माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज नथिंग। ठीक है, चलें, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।